जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये चैप्टर 18वीं शताब्दी में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों पर आधारित है। और अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें अर्थात सन 1700 से लेकर के सन 1800 के बीच के टाइम पीरियड की बात करें तो यह भारत देश का एक ऐसा समय आपको देखने को मिलता है जब भारत में राजनीतिक तौर पर बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यही वो समय था जब सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो कई सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और इसके अलावा जो राज्य लगातार मुगल साम्राज्य से भिड़ रहे थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और यही वो समय था जब सन 1765 में ब्रिटिश लोगों ने भी अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया था। सन 1765 तक आते आते पूर्वी भारत के कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पर ब्रिटिश लोगों ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। अर्थात आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये भारत देश के में होने वाले बड़े राजनीतिक परिवर्तनों पर आधारित है, इसलिए आज का ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में आता है। इससे पहले कि आज के चैप्टर में हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हां, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बेसिक के साथ में अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हां, अगर आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी इन 4 सब्जेक्टों की प्रॉपर क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप एंड क्विज, इन 5 चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस के साथ ही साथ इनके नोट्स भी हमारे कोर्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे हमारी क्लास 6 से लेकर 8 तक की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, इनके टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। क्लास 6 की हमने चैप्टर 1 और 2 के टेस्ट अपलोड कर दिए और आगे के भी आने वाले हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी दिया गया जहां पर क्लासेस देखते समय या फिर टेस्ट ज्वाइन करते समय अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट ग्रुप में डाल सकते हैं और वहां पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसमें क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित इसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे। ये कोर्स 5 महीने का है। 5 महीने में क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कर देंगे। साथ ही साथ एक क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी पर बेस्ड कोर्स भी हमने अवेलेबल करवाए। जिसे क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है वो क्लास 6 to 8 के कोर्स को ज्वाइन कर ले और जिसे कंप्लीट पढ़नी है वो कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर ले। और हाँ, ये जो क्लासेस आप यहां पर देख रहे हैं हमारी इन्हीं पेड कोर्सेज की क्लासेस है। हम लगभग 4-5 सालों से चूंकि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे तो मैंने सोचा कि हमारी क्लासेस जो है उनको हम फ्री में ही रहने देते हैं, बाकी चीजों को पेड कर देते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हम यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं कर सकते और अन्य स्थान पर प्रोवाइड करने के लिए और मुझे भी कंटेंट क्रिएट करने में पैसा तो खर्च होता है, इसीलिए हमने उसको पेड कोर्स में अवेलेबल करवा दिया। तो अगर आपको अन्य चीजों का लाभ लेना है, जैसे कि नोट्स चाहिए है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्विज ज्वाइन करनी है या फिर डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा एंड ऐप पर जाकर के इन सभी चीजों को ज्वाइन करने के लिए पेड कोर्स को अभी के अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, जाकर के उस वीडियो को देख लेना एंड उसके बाद में फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के मुख्य टॉपिक पर। तो टॉपिक एंड हाँ, एक मिनट, आज हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री यहां पर कंप्लीट होती है। कल से हम क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो जिस किसी ने अभी तक क्लास 6 एंड क्लास 7 की आई हुई क्लासेस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड अगर आप हमारे साथ ही साथ इन क्लासेस को ज्वाइन करते चलेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे, तो एनसीईआरटी जैसे हम 5 महीने में कंप्लीट करेंगे आपकी भी कंप्लीट हो जाएगी प्रॉपर। जैसे हम क्लासेस लेकर के आए, इनको देखते चलो, नोट्स बनाते चलो और समझते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ में सबसे पहले 18वीं सदी के इतिहास पर आधारित कुछ बेसिक जानकारी यहां पर दी जा रही है। पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष उल्लेखनीय घटनाएं घटित हुई। ठीक है, अर्थात 18वीं सदी की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में कई सारी उल्लेखनीय घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। स्वतंत्र राज्यों का उदय कब हुआ? जब मुगल साम्राज्य का मतलब पतन होने लगा। और मुगल साम्राज्य का पतन कब शुरू होता है? जब मुगल साम्राज्य के अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम शक्तिशाली
मुगल बादशाह जिनका नाम है औरंगजेब, इनकी सन 1707 में मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में कई सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। कैसे पतन हुआ ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुगल साम्राज्य की सीमाएं बदलने लगी। जब स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा तो सीमाएं भी बदलने लगी। इसके बाद में सन 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। यानी कि हमारे भारत देश के पूर्वी इलाकों में ब्रिटिश लोगों ने अपनी सत्ता जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। बेसिकली आज के इस चैप्टर में ब्रिटिश लोगों के विषय में जानकारी नहीं दी गई है, वो हम क्लास 8 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने सबसे पहले भारत के किस इलाके पर अपनी सत्ता स्थापित की और धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। आज के इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में किन कई सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। आगे कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि है जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। यानी कि 18वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है ये एक ऐसा समय है जब बहुत ही कम समय में भारत की राजनीति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। कई सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य जैसे बहुत बड़े साम्राज्य का पतन होने लगा। इतने बड़े साम्राज्य का इतनी जल्दी पतन होना बहुत ही मतलब एक आश्चर्यजनक बात है जो कि हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब हमारे आज के इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहली हेडिंग जिसे हमें यहां पर डिस्कस करना है वो है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, अर्थात मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को अब हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, अध्याय 4 में हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अनेक कारणों से तरह तरह के संकट खड़े होने लगे। हमने चैप्टर नंबर 4 में क्लास 7 की एनसीईआरटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मैं वीडियो दे दूंगा इसका, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा, एक के बाद दूसरा शासक फिर तीसरा शासक सभी ने सैनिक अभियान चलाए और धीरे धीरे ये सफलता की ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। और 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में, ठीक है, यानी कि सन 1690 के बाद में, ठीक है, 1690 1680, ठीक है, और 1700 तक आते आते इनकी सत्ता कैसे लड़खड़ाने लगी, इनकी सत्ता पर कैसे अनेक संकट आने लगे, ठीक है, इस चीज को हमने समझा हुआ था। बादशाह औरंगजेब जिन्होंने दक्कन में 1689 यानी कि 1679 में युद्ध किया था, लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक नष्ट कर दिया था। इन्होंने कहां पर लड़ाई लड़ी थी? दक्कन में, ठीक है। और दक्कन में किन के साथ लड़ाई लड़ी थी ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दक्कन में इन्होंने मराठों के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी थी, मराठा हो गए, राजपूत हो गए, ठीक है, मतलब इनके कई सारे सैनिक अभियान चलते रहते थे और अलग अलग इलाकों में अलग अलग शासकों के साथ में ये लड़ाई लड़ते रहते। बेसिकली जब इन्होंने दक्कन में युद्ध किया था, ठीक है, दक्कन का जो इनका युद्ध रहा था वो इनके लिए लाभदायक ना होकर के इनके लिए हानिकारक युद्ध रहा था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इनके कई सारे वित्तीय संसाधन पूर्ण रूप से नष्ट हो गए थे। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों को यहां पर खर्च किया था, ठीक है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। अब हुआ क्या, पूरी लड़ाई समझो। जब इन्होंने दक्कन में 1689 से लेकर 1707 तक जब इनकी मृत्यु हुई तब तक जो युद्ध किए थे, ठीक है, इस युद्ध के बीच में इन्होंने अपने सैन्य और वित्तीय संसाधन इन दोनों को बड़े पैमाने पर खर्च कर दिया। इनकी सैनिक ताकत भी कम होने लगी और इनके पास जो धन संपदा थी, जो वित्तीय ताकत थी, ठीक है, वो भी कम होने लगी। अब इसके बाद में जब इनके उत्तराधिकारियों का शासनकाल आता है, जो इनके लड़के रहे होंगे, फिर इनके बाद में आने वाले शासक जो थे उनके अगर प्रशासन काल की बात की जाए तो जब इनके पास में सैनिक ताकत नहीं रह गई, इनके पास वित्तीय ताकत नहीं रहेगी, तो इनके प्रशासन की कार्यकुशलता भी समाप्त होने लगी। अब इनके जो मनसबदार थे, जो शक्तिशाली थे, उनको बस में करना इनके लिए कठिन होने लगा। केंद्रीय सत्ता अर्थात शासक के लिए अपने ही मनसबदारों को कंट्रोल करना या फिर बस में रख पाना कठिन होने लगा। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन अर्थात दीवानी और फौजदारी, ठीक है, सैन्य प्रशासन और राजस्व यानी कि किसी भी इलाके में जो सैनिक अभियान चलेंगे वो और वहां से जो राजस्व की वसूली की जाएगी, इन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे कौन? सूबेदार लोग, ठीक है। और यही सूबेदार जो थे मनसबदार आगे चल करके
बने थे सूबेदार मनसबदार, एक ही बात आप ऐसे समझो, ठीक है। तो ये जो सूबेदार लोग होते थे, सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर सैन्य और राजस्व इन दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर इनका विस्तृत राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य दोनों ही तीनों ही तौर पर, एक तो मतलब जब ये यहाँ पर सैन्य प्रशासन चलाते थे और राजस्व की वसूली करने का काम करते थे, राजस्व की वसूली और सैन्य प्रशासन इन दोनों ही कार्यालयों पर जब इनका नियंत्रण रहता था तो डायरेक्टली आर्थिक और सैन्य इन दोनों के ऊपर तो इनका नियंत्रण था ही था, साथ ही साथ राजनीति पर भी इनका नियंत्रण हो जाता था। अब जो मुगल बादशाह थे वो केंद्र में बैठ करके इन अभिजातों को कंट्रोल करने का काम करते थे और ये अभिजात मुगल साम्राज्य के विभिन्न इलाकों को संभालने का काम करते थे। जिस भी इलाके का अभिजात होता था उस इलाके की पूरी जिम्मेदारी उसी अभिजात के ऊपर होती थी, चाहे सैन्य प्रशासन की हो, यानी कि वहां पर सैनिक गतिविधियों की हो, या फिर वहां से राजस्व वसूलने की हो, या फिर वहां की राजनीति की हो। सारी की सारी कंट्रोल पावर, सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करने का पावर किसके पास होता था? अभिजातों के पास में। और यही अभिजात सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाते थे। सूबेदार कौन होते हैं, मनसबदार कौन होते हैं, अभिजात कौन होते हैं, ये सब हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इन शब्दों पर ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इनके पास में चूंकि सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों ही ताकतें थी, अब जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाला राजस्व की मात्रा कम होने लगी। हुआ क्या यहां पर, जैसे जैसे ये जो अभिजात थे या फिर कहें कि सूबेदार थे, इन्होंने अपने प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया, यहां की राजनीति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो यहां से जो राजस्व वसूला जाता था, पहले तो साम्राज्य का राजस्व मुगल मुगल सत्ता के पास पहुंचता था, दिल्ली पहुंचता था, ठीक है, अर्थात केंद्र के पास में पहुंचता था। लेकिन जब इन्होंने यहां की सब चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यहां पर नियंत्रण जमा लिया, तो इस राजस्व की मात्रा केंद्र तक पहुंचने, राजधानी तक पहुंचनी कम होने लगी, धीरे धीरे कम पहुंचने लगा। फिर कम के बाद में इन्होंने अचानक से बिल्कुल ही राजस्व देना बंद कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों ने विद्रोहों जमींदारों किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलन ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। एक तो भाई बात यह थी कि जैसे जैसे सूबेदार लोग प्रांतों पे अपना नियंत्रण सुदृढ़ अर्थात अच्छे ढंग से नियंत्रण जमाने लगे, तो इन्होंने राजधानी में राजस्व की मात्रा पहुंचानी कम कर दी, ठीक है, यानी कि बहुत कम राजस्व भेजने लगे। अब यहां पर क्या हुआ, जमींदार और किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है, विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसे कृषक आंदोलन नाम दिया गया। तो जब यहां पर कृषक आंदोलन होने लगे इन इलाकों में, तब क्या हुआ, राजस्व और भी कम मात्रा में पहुंचने लगा। तब यह समस्या अर्थात इनका जो सूबेदारों का नियंत्रण था विभिन्न इलाकों में, यह नियंत्रण भी और सुदृढ़ होने लगा, क्योंकि इनके पास में जाते थे, इनकी समस्या को सुनते थे और इनके साथ में अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते थे। किनके साथ में? जमींदारों और किसानों के साथ में। इसके अलावा इनसे जो राजस्व मिलता था वो मूल सत्ता अर्थात राजधानी में पहुंचाना भी इन्होंने कम कर दिया। कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार से विरुद्ध किए जाते थे और कभी ये शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। समझो यहां पर जो विद्रोह किए जा रहे थे उनके पीछे भी रीजन थे। समझो जो रीजन थे वो दो रीजन हमें देखने को मिलते हैं। एक रीजन ये था कि कभी भाई करों के भार के विरुद्ध, कि हम पे कर बहुत लिया जा रहा है हमसे, ठीक है, तो ये विद्रोह करते थे स्पेशली किसान और जमींदार लोग, ठीक है। किसान और जमींदार लोग क्या करते थे कि भैया इनसे कर बहुत लिया जा रहा है, इसलिए आंदोलन चलाते थे। और कभी कभी जो यहां के सरदार होते थे वो अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए भी आंदोलन करवा देते थे। अब जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके, क्योंकि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के पास में अब ना ही सैन्य ताकत बची थी और ना ही वित्तीय संसाधन बचे हुए थे। तो इनके जो अभिजात लोग थे वो जिन इलाकों में स्थित थे उन्होंने अपनी ताकत को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया, अपनी सत्ता मजबूत करनी शुरू कर दी और वहां पर अपने आप को राजा के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में लग गए और धीरे धीरे बदलाव होने लगे। जो बदलाव हमने यहां पर देखे, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे और इन परिवर्तनों को जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं उनके लिए रोकना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उनके पास में अब ताकत बची ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं।
अगले पॉइंट में कहा जा रहा है औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक जिनका नाम है नादिर शाह, इन्होंने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। एक तो कंगाली थी, उसमें भी आटा मांगने गए तो कटोरा फूटा निकल गया। ठीक है, एक तो मतलब क्या है कि कंगाली थी, ठीक है, और पैसे लेकर चले तो जेब फटी निकल गई, तो पैसे भी सारे गिर गए। हुआ क्या कि भैया एक तो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनके पास में वैसे भी वित्तीय और सैन्य संसाधनों की कमी थी, ऊपर से नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद में जो कुछ इनके पास में था उसे लूट कर यहां से ले गए। अब जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद शाह रंगीला, जब आक्रमण हुआ था तो दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखना। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में हुआ? तो नादिर ये था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल। ठीक है, इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, इसके आक्रमणों का भी तांता लगा रहा। ठीक है, अब जो अहमद शाह अब्दाली है उसने 1748 से लेकर 1768 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और उसे लूटा। अब यहां पर अगर हम बात करें कि भैया एक तो गरीब हैं, ठीक है, और ऊपर से सरकार टैक्स वसूलने में लगी हुई है, तो गरीब और गरीब होता जाएगा। आज के समय का तो यही एग्जांपल है ना कि मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के ऊपर 30% का आप टैक्स ले रहे हो। ठीक है, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। वही यहां पर हुआ क्या कि एक तो मुगल साम्राज्य की वैसे भी पतलून ढीली थी, ऊपर से आकर पीछे से उसने फाड़ दी। ठीक है, तो अब तो बिल्कुल ही इनके पास में सत्ता नहीं बची, तो वही चीज इनके साथ में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि साम्राज्य पर सब ओर से दबाव पड़ ही रहा था कि अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर कर दिया। एक तो क्या था कि भैया चारों ओर से इनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा था। जो हिंदू शासक थे वो तो इनके साथ में लड़ाई लड़ ही रहे थे, जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं सिख समुदाय के लोग थे। सिख समुदाय के अलावा हमें देखने को मिलते हैं मराठा, राजपूत, जाट, ये लोग आक्रमण करके इनके साथ में युद्ध कर ही रहे थे। और मतलब विदेशी शासक भी आ रहे थे जो भी मुगल साम्राज्य के ऊपर अटैक करने में लगे हुए थे। और यहां पर साम्राज्य के अंदर जो अभिजात लोग थे ये भी आपस में लड़ने में लगे हुए थे, पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता अर्थात कंपटीशन करने में लगे हुए थे। अभी कंपटीशन किसको लेकर के था ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कि हमारे पास इतनी ताकत, जात वाली बात थी ना। ठीक है, हमने पिछली चैप्टर में, पिछले कई सारी क्लासेस में डिस्कस किया था, स्पेशली चैप्टर नंबर 4 में, कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जिस भी अभिजात की जितनी अधिक जात होती थी उसको साम्राज्य के अंदर उतना ही अधिक सम्मान दिया जाता था। ठीक है, जात अर्थात घुड़सवारों की संख्या, अर्थात इनके सैनिकों की संख्या। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी अभिजात के पास में 7000 घुड़सवार हैं, ठीक है, तो उसकी मतलब उसकी मुगल साम्राज्य के दरबार में उतना अधिक सम्मान मिलेगा। ठीक है, और किसी के पास में 5000 है तो उसे कम मिलेगा, किसी के पास 10,000 है तो उसे और ज्यादा सम्मान मिलेगा। घुड़सवारों की संख्या को जात की संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो अभिजात थे तो अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता लगी रहती थी कि हमें मतलब दरबार में अधिक सम्मान चाहिए, हम अपनी जात को और बढ़ाएंगे। ये भी जात दो गुटों में बटे हुए थे, एक थे ईरानी और एक थे तुरानी। तुरानी जो थे उन्हें तुर्क मूल का कहा जाता था और ईरानी आर्थिक ईरान मूल के रहेंगे। ठीक है, अर्थात तुर्क से आने वाले तुरानी और ईरान से आने वाले ईरानी। ठीक है, आगे बढ़ते, काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। धीरे धीरे क्या था कि भैया इन दोनों में से कोई एक मुगल बादशाह को अपनी कठपुतली बना लेता था, कोई ना कोई मतलब रीजन दे करके। ठीक है, किसी न किसी कारणवश मुगल बादशाह को अपनी कठपुतली बना करके रखता था, कभी ईरानी तो कभी तुरानी। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों, एक आपको मिलते हैं फर्रुखसियर जिसने 1713 से लेकर 1719 तक राज किया, और दूसरे मिलते हैं आलमगीर द्वितीय जिन्होंने 1754 से लेकर 1759 तक राज किया था। इन दोनों ही मुगल बादशाहों की हत्या कर दी जाती है। और अन्य दो मुगल बादशाह ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें से एक हमें मिलता है अहमद शाह जिसने 1748 से 54 तक राज किया था, और एक आपको मिलते हैं शाह आलम द्वितीय। इन दोनों को अंधा कर दिया गया। ठीक है, यानी कि यहां पर कंपटीशन इतना अधिक बढ़ गया था कि भैया राजा को या तो मार दिया जा रहा है या तो राजा को अंधा किया जा रहा है कि भैया किसी तरह से मुगल साम्राज्य की जो सत्ता है वो हमारी कठपुतली बनी रहे। अब आप समझ सकते हो कि भैया मुगल साम्राज्य के पतन के क्या रीजन रहे होंगे। कहते हैं ना कि भाई हमें अगर कहते हैं ना कि बड़ा आदमी बनना तो आसान है, अपना साम्राज्य स्थापित करना आसान है, लेकिन साम्राज्य को चला पाना उतना ही अधिक कठिन है। इसी तरह से आज के टाइम पर आईएएस बनना तो आसान है, लेकिन आईएएस बनने के बाद में उस पावर को हैंडल कर पाना, ठीक है, अपनी मतलब जो आपको काम दिया जा रहा है उस काम को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर आप देखोगे
अधिकतर लोग जब आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो उनको कभी ना कभी बीपी और शुगर की बीमारियां हो ही जाती है, क्योंकि टेंशन बहुत अधिक रहती है। और इसीलिए इस एग्जाम को इतना कठिन बनाया गया है कि आप जब इस एग्जाम की तैयारी करें तो बड़ी से बड़ी समस्याएं जो आपके सामने आने वाली हैं उसको आप पहले ही पहचान लें कि भाई इस साम्राज्य में इस तरह की समस्या आई थी इस रीजन की वजह से, तो कहीं हमारे समय भी ऐसा रीजन आकर के समस्या ना आ जाए, तो इनके लिए आप होशियार हो जाएं और आपके सामने आने वाली समस्याओं के लिए आप पहले से तैयार रहें। इसीलिए इतना कठिन एग्जाम दिया गया और इतना बड़ा सिलेबस है कि आप सभी चीजों को जानने और पहचानने के बाद में एक आईएएस बने और एक पूरे जिले को संभालें। ठीक है, वही चीज यहां पर हुई। अब जो यहां पर यहाँ के शासक थे, आप देखो किसी तरह से मारे जा रहे हैं, अंधे किए जा रहे हैं, इनके साथ में ऐसी चीजें घटित होने लगी। क्या ऐसा औरंगजेब के समय में हुआ? नहीं हुआ। एक बहुत ही क्रूर शासक था औरंगजेब, ठीक है। इससे पहले अकबर के टाइम पीरियड में हुआ? नहीं हुआ। हुमायूं के टाइम पीरियड में हुआ? नहीं देखने को मिलता, ठीक है। शाहजहां हो गए, इसके अलावा और भी कई सारे शासक हुए, ठीक है। लेकिन ये इनके टाइम में देखो क्या हुआ, इनकी ताकत कम थी। आगे कहा जा रहा है मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीन राज्य ऐसे हैं जो मुगल साम्राज्य के अंदर से निकले और स्वतंत्र राज्यों का उदय किया, ठीक है। ये तीनों पहले मुगल साम्राज्य के अंदर ही थे, लेकिन यहां पर जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन्होंने अपने आप को इस इलाके का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। और स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में पूरे राज्य का कार्यभार खुद ही संभालने लगे थे, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अंदर से ही आपको अलग अलग राज्यों का उदय देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था उसका ब्यौरा देखने को मिलता है। इसने एक मतलब जब आक्रमण किया तो किस तरह से दिल्ली को लूटा था, ठीक है। तो हेडिंग है नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, और पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन यहां पर दिया जा रहा है। तो वर्णन में कहा जा रहा है 60 लाख, कितने? 60 लाख रुपए ले गए यहां से, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गए। भाई उस समय के 50 करोड़ और आज के आप समझो कितना अंतर रहा होगा, ठीक है। 60 लाख रुपए उस समय और आज, ठीक है। कई हजार सोने के सिक्के और लगभग 1 करोड़ सोने के बर्तन, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके अलावा गहने, जवाहरात और अन्य कई चीजें यहां से लूट के ले गए, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो कोहिनूर, कोई मुकाबला है उसका? बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से उस समय मतलब कई सारी ऐसी बेशकीमती चीजें थी जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर दिखाया जा रहा है तख्ते ताऊत, यानी मयूर सिंहासन। ये उस समय एक ऐसा सिंहासन था जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। इसे भी यहां से नादिर शाह लूट के ले गया, ठीक है। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है एक वृतांत हमें देखने को मिलता है, उसी समय की एक रचना है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली पर आक्रमण का जो प्रभाव हुआ है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो कभी मालिक थे वो अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, ठीक है। जिन्हें कभी भरपूर आदर और इज्जत दी जाती थी अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग थे तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे, मतलब ट्रेंड खड़ा कर देते कि आज हम इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। वही उर्फी जावेद वाला, समझ रहे हो ना, कि मतलब एक नया तरह का कपड़ा लेकर पहन के आ गए और हमने ट्रेंड चला दिया, ठीक है। तो पहले भी ऐसे लोग थे जो नए नए डिजाइन के कपड़े पहनते थे और फैशन चलाया करते थे। अब ये नंगे घूम रहे थे जब यहां पर किसका? नादिर शाह का आक्रमण हुआ। तो नादिर शाह ने इनको इतनी बुरी मार मारा कि ये नंगे घूमने लगे, ठीक है। आगे, जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब वे बेघर हो गए, उनका घर ही उनसे छीन लिया गया, घर नष्ट कर दिया गया। नया शहर जिसे शाहजहानाबाद कहा गया, जिसके विषय में हमने पिछली चैप्टर्स में डिस्कस किया था, तो शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। यानी कि इस पूरे के पूरे शहर को इतनी बुरी तरह से लूटा गया कि ये शहर मलबे का ढेर बन गया। जैसे कि आप देखते हो आज के टाइम पर आप देखते हो ना, जब युद्ध हुआ है इजराइल का, ठीक है, इजराइल वाले युद्ध, तो उसने जहां पर मिसाइल वगैरह मारी वहां पर जैसा मलबा देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा ही मलबे का ढेर बन गया। इमारतों को नष्ट कर दिया गया, लोगों को बुरी तरह से लूट ले गए यहां से, इतनी बुरी तरह से कि जो पहले बड़ा आदर और इज्जत के साथ घूमते थे अब उनको पानी भी नहीं मिल रहा
था, ठीक है। जो दौलतमंद थे, जो मतलब अपनी दौलत के नशे में चूर रहते थे, जैसे कि आज के हमारे अंबानी जी, ठीक है, ये नंगे घूमने लगे, ठीक है, ये भिखारी बना दिए गए। मैं अंबानी भाई माफ करना अगर उधर तक आप पहुंचा रहे हो, अंबानी की बात एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, ठीक है। अडानी अंबानी ऐसे बड़े बड़े लोग, इनको भिखारी बना दिया, ठीक है। और जो शौकीन लोग थे, तरह तरह के कपड़े पहन कर घूमते थे, उनको मतलब उनके सारे कपड़े ले गए और उनको नंगा घूमने के लिए मजबूर कर दिया। इतनी बुरा आक्रमण देखने को मिलता है। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। जब शाहजहानाबाद को पूरी तरह से लूट लिया, पूरी तरह से, ठीक है, मतलब इसे खंडहर बना डाला, तब ये अन्य इलाकों में गए, पुराने मोहल्लों में गए और उनको भी लूट डाला। यानी कि इतना खराब आक्रमण इसका में देखने को मिलता है कि इसने दिल्ली को, एक तो मुगल कंगाली में जी रहे थे और उसमें ये इनका आटा गीला कर दिया, ठीक है। गीला नहीं किया, आटा गीला करके मार के उठा के लेके चले गए कि चलो ठीक है अब तुम्हें आटा भी नहीं देंगे, ठीक है, सब ले गए। अब भैया मुगल साम्राज्य के पास कैसे ताकत बचेगी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके या साम्राज्य का जो विघटन हो रहा है उसे ही रोक सके। तो यहां से मुगल साम्राज्य की जो ताकत थी और भी बुरी तरह से खत्म होने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमें मिलता है नए साम्राज्य का उदय। यहां तक क्या था कि भैया मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में जो नए साम्राज्यों का उदय हुआ उनके भी विषय में तो पढ़ो, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार, जो बड़े बड़े प्रांत थे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है, उनके सूबेदार और उनमें स्थित बड़े बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति प्रबल कर ली। हुआ क्या यहां पर, जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में जो बड़े बड़े प्रांत थे, प्रांत अर्थात राज्य, ठीक है, पूरे साम्राज्य के अंदर जो बड़े बड़े राज्य थे, उन राज्यों का शासन संभालने वाले सूबेदार और बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को प्रबल अर्थात शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। धीरे धीरे क्या हुआ, यह साम्राज्य टूट गया और कई सारे स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 पारस्परिक समूहों में बांटा जा सकता है। जो मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, ठीक है, मुगल साम्राज्य टूटा, तो टूटने के बाद में 3 प्रकार के समूह हमें देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के समूहों में बट गया पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य। पहले की बात की जा रही है, इसमें आपको अवध, बंगाल और हैदराबाद देखने को मिलते हैं। ये 3 बड़े बड़े राज्य थे, बड़े बड़े प्रांत थे, 3 के तीनों, ठीक है। कौन कौन से, अवध, बंगाल और हैदराबाद। एक बार इमेज में देख लेते, ठीक है। तो अवध आपका ये वाला इलाका था, ठीक है, बंगाल आपका ये वाला इलाका था और हैदराबाद आपका ये वाला इलाका था, ठीक है। ये 3 इलाके, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये तीन बड़े बड़े प्रांत थे, ठीक है। तो इसको एक ग्रुप में रखा गया। अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे प्रांत जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे, उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। हुआ क्या कि यहां पर मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद में जिन नए साम्राज्यों का उदय हुआ, तो उनमें ये 3 हमें राज्य और देखने को मिलते हैं। इन साम्राज्यों के जो सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया, मतलब इन प्रांतों के सूबेदारों ने यहां पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया और साम्राज्य स्थापित करने के बाद में देख, तो पहले से ये शक्तिशाली थे, ठीक है, और इसके बाद भी इन्होंने यहां पर क्या किया, अपने स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने दिल्ली से पूरी तरह से अपने संबंध तोड़ लिए, दिल्ली से औपचारिक संबंध बनाए रखे, दिल्ली के आदेश को पालन नहीं करते थे, ये अपने साम्राज्य का शासन अपने तरह से चलाते थे, लेकिन दिल्ली के साथ में संबंध नहीं तोड़े, दिल्ली से संबंध बना करके रखे। दूसरा जो ग्रुप था उसमें हमें ऐसे राज्य देखने को मिलते हैं जो मुगलों के पुराने शासनकाल में बतन जागीरी के रूप में काफी स्वतंत्र थे। अर्थात मुगल शासक जब भी किसी शासक पर आक्रमण करते थे और उसके राज्य को जीत लेते थे, जीतने के बाद अगर वो राज्य का शासक समर्पण कर देता था तो उसका बतन उसे दे देते थे, बतन जागीर के रूप में, और कहते थे, अर्थात उसका राज्य उसे दे देते थे और कहते थे कि भाई अपने राज्य का प्रशासन संभालो और जब भी हम बताएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मतलब आप हमारे अधीन रह करके काम करोगे। मुगल साम्राज्य के अधीन रह करके जो राजा अपने राज्य का प्रशासन चलाते थे उन्हें आप कह सकते हो बतन जागीर, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी शासक थे जो मुगल साम्राज्यों के अधीन रहते थे, जिनका साम्राज्य मुगल साम्राज्य में मिला नहीं था, लेकिन वो मुगल साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार करके अपने साम्राज्य का प्रशासन संभालते थे। इनमें कई सारे राजपूत प्रदेश भी थे, जो राजपूत शासक थे वो अपने प्रदेशों में ऐसे शासन चलाते थे, ठीक है। तो ये में दूसरा ग्रुप इनका देखने को मिलता है। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो ऐसे राजपूत शासक जो मुगल साम्राज्य को अपना नेता मानकर फिर मुगल साम्राज्य को अपना, एक मिनट,
मुगल साम्राज्य के शासक को अपना मान करके उनके अधीन रहकर अपने शासन का मतलब कार्यभार संभालते थे, उन्होंने भी अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो दूसरे ग्रुप में हमें ऐसे राज्य देखने को मिलते हैं जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपने साम्राज्य का शासन संभालते थे, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए और अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का विस्तार करने लगे। तीसरे में हमें देखने को मिलते हैं तीसरे समूह, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाट देखने को मिलते हैं। जाटों, इनके राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के राज्य थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। ये मुगलों के आगे झुके नहीं। ठीक है, ये ऐसे शासक थे, मराठा, सिख और जाट, ये तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने मुगलों से लगातार लड़ाइयां लड़ी और मुगलों की सत्ता को कमजोर कर डाला। इनमें जो मराठा शासक थे, ठीक है, इन्होंने दक्कन में मतलब इनके साथ में दक्कन में कई मतलब काफी युद्ध हुआ था उनका, एक मिनट, औरंगजेब का। ठीक है, और तब इन मराठा लोगों ने किया, दक्कन वाला इलाका, ये मराठाओं का साम्राज्य यहां पर था। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का मतलब इनके साथ में लगातार संघर्ष चलता रहा था। मराठा, सिख और जाट, इन तीनों का मुगल साम्राज्य के साथ में लगातार लड़ाइयां होती रहती और इन्होंने लगातार लड़ाई लड़ते हुए अपने राज्य की स्वतंत्रता छीन कर ली थी, दान में स्वीकार नहीं किया था। जैसा यहां पर हमें वतन जागीर देखने को मिलती है। वतन जागीर में अधिकतर राजपूत प्रदेश ही हमें देखने को मिलते थे। आगे बढ़ते हैं, तो ये तीन ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें यहां पर देखने को मिलेगा पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांत अर्थात इसमें हम बात करेंगे अवध, बंगाल और हैदराबाद की। ठीक है, इन तीनों की बेसिक बातें दी जा रही हैं, इनको समझ लेते हैं। तो कहा जा रहा है पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से तीन राज्य प्रमुख थे। एक आपको मिलता है अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद। तीनों की भी हमने बात कर ली, मैप में भी दिखा दिया। ठीक है, ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। यानी कि मुगल साम्राज्य में जो बड़ी बड़ी जात रख करके, जिनका मतलब मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक मान सम्मान था। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर बीजेपी के बड़े नेताओं में एक मोदी जी मिलते हैं, एक अमित शाह मिलते हैं, एक आपको मिलते हैं योगी जी। अब योगी जी कहें कि भाई हम निकल कर अपनी पार्टी स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़ी बात होगी ना। जैसे योगी जी का आज के टाइम पर बीजेपी में स्थान है, ऐसा ही स्थान इन तीनों साम्राज्यों की स्थापना करने वाले इन शासकों का था। ठीक है, इतना ही पद मतलब इतना ही सम्मान इनको मुगल साम्राज्य में दिया जाता था। ये तीनों ही मुगल अभिजात थे। ठीक है, राज्य, तीनों ही राज्य मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए, ये उच्च मुगल अभिजात थे। ठीक है, इन तीनों राज्यों के जो संस्थापक थे, सादत खान ने अवध की स्थापना की थी, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी और आसफ जाह नाम का शासक है जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल दरबार में ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। इनको ऊंचा स्थान प्राप्त था, इनके ऊपर शासक सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने तुम्हारे राज्य का खंडित कर दिया, राज्य को। ठीक है, देखो तो कहते ना कि भाई अब अगर किसी पर भी आप भरोसा कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आंख और कान खोल करके और दिमाग से उसके ऊपर भरोसा करना। ठीक है, बाहरी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, माँ बाप के ऊपर तो सभी भरोसा करते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना मतलब कुछ लोग उल्टे ले जाते हैं। ठीक है, माँ बाप के ऊपर आप आंख कान सब बंद करके भरोसा कर सकते हो, बाकी लोगों के ऊपर अगर आप भरोसा कर रहे हो माँ बाप को छोड़ करके, ठीक है, तो आप आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ बड़ा ध्यान से देखकर भरोसा करना। ठीक है, इनके मतलब इनका दरबार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था, सबसे ज्यादा सम्मान इनको दिया जाता था और इन्होंने ही स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था, ठीक है, कि जब भी हम मुसीबत में पड़ेंगे तो ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब मुगल बादशाह के ऊपर लठ बजाया गया तो ये भाग गए और इन्होंने कहा कि भाई हम तो अपना राज्य का प्रशासन संभालेंगे, अब अपने इलाके के हम खुद राजा हैं, आप अपनी पीठ खुद बचाओ। ठीक है, तो मुगल राजा की पीठ बजा डाली गई। ठीक है, इनके धोखा देने की वजह से। भाई तीनों इतने बड़े राज्य थे, ठीक है, और इतने शक्तिशाली थे, अगर मिल करके सहायता करते तो क्या मतलब मुगल साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी होता? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, धोखा की वजह से। आगे बढ़ते, आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ। तो 7,000 जात, इनके पास 7,000 घुड़सवारों की संख्या थी। ठीक है, और इसके बाद अगर सादत खान की बात की जाए तो सादत खान को 6,000 जात का दर्जा मिला हुआ था। और ये तीनों ही लोग जो हैं मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा जात रखने वाले लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हमें यहाँ पर बात करनी है हैदराबाद की, कि हैदराबाद को कैसे स्थापित किया गया। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना कैसे हुई, हैदराबाद। ठीक है, सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद की स्थापना की। यह मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। अब यहां पर चार इंपॉर्टेंट बिंदु दिए गए जिनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इसने हैदराबाद की स्थापना कब की? जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, विघटन के पश्चात इसने हैदराबाद की स्थापना की। दूसरा, हैदराबाद पर कब से कब तक शासन किया? तो 1724 से लेकर के 1748 तक इसने हैदराबाद पर शासन किया। तीसरा, आसफ जहां को एक पदवी दी गई थी जो कि है निजाम उल मुल्क। याद रखना, जो ये निजाम उल मुल्क लिखा हुआ है ये आसफ जहां को दी गई एक पदवी है। तीन बिंदु हो गए। चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ये आसफ जाह है ये किस शासक के कार्यकाल में मुगल दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था? तो वो बादशाह फर्रुख सियर, मुगल बादशाह फर्रुख सियर के शासनकाल में ये दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य बना था। याद रखना, किस शासक के? तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार का ये एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। देखो, सबसे पहले इनको अवध का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, जब इन्होंने अवध की सूबेदारी को हैंडल कर लिया अच्छे ढंग से, तब इनको आगे चल करके दक्कन का कार्यभार भी सौंप दिया गया। लेकिन इनको दक्कन का कार्यभार जो सौंपा गया, यहीं से इन्होंने अपनी राजनीति और वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। क्या हुआ समझो, कहा जा रहा है 1720 से लेकर 22 के मध्य दक्कन के प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का नियंत्रण था। यहां पर शाह लिखा हुआ है लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, आसफ जाह होगा। ठीक है, तो जब इनको दक्कन का कार्यभार दिया गया, दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया, तो 1720 से लेकर 22 के मध्य इन्होंने क्या किया? यहां की राजनीति और यहां के वित्तीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, इन 2-3 सालों के अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने यहां के संसाधनों पर, यहां की राजनीति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अच्छा, नियंत्रण स्थापित करने के बाद में दक्कन में एक तो उपद्रव मचा हुआ था। ठीक है, और मुगल दरबार में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो दक्कन के उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठा करके वह इस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। इसने क्या किया? दक्कन में चूंकि लड़ाइयां चल रही थी, हमने अभी आगे डिस्कस किया पीछे, ठीक है, कि दक्कन में किस तरह से लगातार युद्ध चल रहे थे, तो दक्कन में जो आपको उपद्रव देखने को मिल रहा था, इस उपद्रव का फायदा उठाया और चूंकि मुगल दरबार में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन चल रहा था, उस कंपटीशन का फायदा उठाया और ये यहां का वास्तविक शासक बन गया और इसने यहां पर हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। अच्छा, किस इलाके का वास्तविक संस्थापक बना? जिस इलाके में मुगल साम्राज्य का नियंत्रण था, उस पूरे इलाके का वास्तविक शासक बनकर के बैठ गया। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, अगले बिंदु में कहा जा रहा है आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से ले आया था। अच्छा, यहां पर एक चीज समझना, जो हमारे मुगल बादशाह में देखने को मिलते, जितने भी मुगल बादशाह हुए, वो एक तो देखो ईरान और तुर्क से प्रशासन के लिए कुछ लोगों को लेकर के आया था, ईरान से और तुर्क से, ठीक है, जिनको ईरानी और तुर्की कहा जाता था, और कुछ लोगों को भारत से भी उठाया था जो प्रमुख लोग थे, जिसमें जमींदार देखने को मिलते हैं कई सारे, ठीक है, कई सारे शासक थे जिनको अपने अधीन रख करके काम करवाया। लेकिन आसफ जाह की अगर बात की जाए तो ये भारत के उत्तरी इलाके से, जो हमारा उत्तरी भारत देखने को मिलता है, यहां से कुशल सैनिकों को लाया और कुशल प्रशासकों को लेकर के। अब कुशल प्रशासक अर्थात भारत के जितने इलाके में इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया था, उस इलाके को चलाने के लिए उसे कई सारे क्षेत्रों में डिवाइड किया, उसमें भी ये कई सारे प्रांत बनाए और उन प्रांतों को संभालने के लिए प्रशासकों की आवश्यकता थी। तो ये कुशल प्रशासकों को उत्तरी भारत से लेकर के आया। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता, यानी कि इसने मुगल सम्राट से लड़ाई मोल नहीं ली, इसने मुगल सम्राट का सेवक बना रहना उचित समझा, अर्थात मुगल सम्राट को अपना बादशाह मानता था, ठीक है, अपने बादशाह के रूप में सम्मान देता रहा, लेकिन उनके आदेशों का पालन करना बंद कर दिया, ठीक है, और अपने साम्राज्य को आजादी से चलाए, आजादी के साथ में शासन करने लगा, ठीक है, केवल उनको बादशाह के रूप में मान्यता देता रहा। आगे बढ़ते हैं, ना तो वे दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना
ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। दोनों ही तरह से यहां पर न्यूट्रल हमें चीजें देखने को मिलती, ना तो दिल्ली ने उसके शासन में कोई हस्तक्षेप किया और ना ही उसने दिल्ली से कोई निर्देश लेने का हमें ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है कि वो दिल्ली से कोई निर्देश लेता हो। ठीक है, यानी कि अपना एक अलग राज्य स्थापित किया, स्वतंत्र राज्य, और उस राज्य पर शासन करने लगा। और दिल्ली ने भी यहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी उसका जो साम्राज्य था वो विघटित हो रहा था, धीरे धीरे वो साम्राज्य टूट रहा था। तो उसे लगा, दिल्ली को लगा कि कहीं भाई अन्य लोग यहां पर शासन करें, उससे अच्छा है कि हमारे ही लोग यहां पर शासन कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर से मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र से स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। हमने अभी डिस्कस किया था पीछे कि कैसे मराठा लोग जो थे वो दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए इस किस इलाके में, ये जो हमारा दक्कन वाला इलाका देखने को मिलता है, यहां पर लगातार मुगल शासक और मराठा इनके बीच में दक्कन वाले इलाके में लड़ाइयां चलती रहती थी, युद्ध चलते रहते थे। और यहीं पर औरंगजेब ने अपने सबसे ज्यादा सैनिक और वित्तीय संसाधनों को नष्ट किया। ठीक है, और जब यहां पर हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी गई उसके बाद भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो मराठा लोग, ठीक है, और दूसरा स्वतंत्र तेलुगु सेना नायक थे, ये दोनों लोग ही हैदराबाद के साथ में लगातार युद्ध में लगे रहते थे। हैदराबाद को इन दोनों ही लोगों से लगातार युद्ध करना पड़ता था। पूर्व दिशा में आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादन धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा डिटेल में समझो क्योंकि ये हमारे ब्रिटिश लोगों से रिलेट करता है थोड़ा सा। क्या है ना कि हम जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई थी, या फिर कहेंगे ब्रिटिश लोग जो हमारे यहाँ पर आए, तो इन्होंने हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे पूंजीपति थे या फिर जो आम जनता थी उनको बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान किया, क्योंकि यहाँ की जो चीजें थी, जो चीजें बनाई जाती, चाहे कपड़ा हो या फिर मतलब मसाले हो और भी कई सारे प्रोडक्ट थे, वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार के थे। ठीक है, तो इन्हीं जहां जहां पर ब्रिटिश लोगों ने रोजगार दिया वो इलाके संपन्न होते गए। ऐसा ही एक संपन्न इलाका में देखने को मिलता है पूर्वी दिशा में स्थित कोरोमंडल तट। ठीक है, यानी कि हमारा भारत देश का ये इलाका, यहां पर कोरोमंडल तट देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूर्वी इलाका में स्थित हमें देखने को मिलता है कोरोमंडल तट। ये एक ऐसा ही स्थान था जहां पर वस्त्र अर्थात कपड़ों के उत्पादन का एक बहुत ही विशिष्ट केंद्र देखने को मिलता है। और ये वस्त्रोत्पादन धन संपन्न क्षेत्र था, यानी कि यहां पर पूंजीपति लोग रहते थे। ठीक है, यहां पर नियंत्रण स्थापित करने का इसने लगातार प्रयास किया। क्या कहा जा रहा है, यहां पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, यानी कि उसकी इच्छा थी कि इस इलाके पर हैदराबाद का नियंत्रण स्थापित हो। पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गया, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश लोगों ने अपना कह सके नियंत्रण बना लिया था। ठीक है, अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इस वजह से जो ये हैदराबाद के शासक थे ये यहां पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए, कोरोमंडल तट को अपने राज्य में नहीं मिला पाए। जबकि कोरोमंडल तट जो था वो एक वस्त्र उत्पादन करने वाला धन संपन्न क्षेत्र था, यहां पर रोजगार भी बड़ी कीमत पर था, यहां के लोग जो थे उत्पादन वाली गतिविधियों में लगे रहते थे। ठीक है, इस इलाके को अपने राज्य में शामिल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर बात करनी अवध की। हमने डिस्कस कर लिया कि हैदराबाद की स्थापना कैसे हुई, हैदराबाद को किन शासकों से लगातार चुनौती मिलती रही। याद रखना, दो शासक थे, एक आपको मिलते हैं मराठा और दूसरे मिलते हैं तेलुगु सेना नायक। ठीक है, इन दोनों लोगों से लगातार चुनौती मिलती रही। ठीक है, और इसकी जो इच्छा थी वो भी हमने देख ली, इसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। इसको सबसे पहले कहां का सूबेदार बनाया गया, अवध का, और इसने कहां पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, दक्कन वाले इलाके में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैप में अगर हम देखें तो मैप वाला इलाका आपका दक्कन वाला इलाका ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये और हैदराबाद आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस इलाके पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर बात करनी अवध की। ठीक है, कि अवध की स्थापना कैसे की गई, किसने की, और इसके विषय में कुछ बेसिक बातें। ठीक है, सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। दो तीन बिंदु दिए गए, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सबसे पहला, जैसे हमने देखा था कि भाई आसफ जहां को एक पदवी दी गई थी, एक उपाधि दी गई थी, उसी तरह से सादत खान को भी एक उपाधि दी गई थी। इनको जो उपाधि दी गई थी वो थी बुरहान उल मुल्क की। ठीक है, ये इनको एक उपाधि दी गई थी। 1722 में
में इनको अवध का सूबेदार बनाया गया। और मुगल साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो विघटन के बाद में जितने भी राज्य स्थापित हुए, चाहे वो अवध हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, या फिर मराठों के राज्य हो, सिखों के राज्य हो, उन सभी राज्यों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य था वो था आपका कौन सा? अवध। क्यों महत्वपूर्ण था इसको भी समझो। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। अब जहां की जमीन देखो, उस समय के शासकों का मेन आमदनी का जो स्रोत हुआ करते थे वो थे किसान की आमदनी, ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्ट्री तो थी नहीं, ठीक है। किसान जो उत्पादन करते थे उसी पर ये टैक्स लगा करके कर वसूलते थे। और इसके अलावा जो व्यापार होता था, और व्यापार कब होगा? जब उत्पादन होगा, और उत्पादन कौन करते थे? किसान करते थे। अर्थात कहो डायरेक्टली को फिर इनडायरेक्टली को, जो भी राज्य समृद्धशाली बने, ठीक है, उन राज्यों के समृद्धशाली बनने का पीछे का जो मुख्य रीजन है वो उस इलाके की भूमि ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। भूमि मुख्य रीजनों में से एक हमें देखने को मिलती है। और अवध की अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा प्रदेश ही समृद्धशाली में देखने को मिलता है, क्योंकि यहां से गंगा नदी के उपजाऊ मैदान देखने को मिलते हैं। पहला तो रीजन ये। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये कि उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच में जो व्यापार होता था, इस व्यापार का मुख्य मार्ग अवध से ही होकर गुजरता था। तो एक तो व्यापार के ऊपर इनका नियंत्रण था, और दूसरा यहां की जमीन वो भी समृद्धशाली थी। अर्थात यहां पर इस राज्य के महत्वपूर्ण होने के सभी रीजन हमें देखने को मिलते हैं। और आज भी अगर आप देखोगे तो इसी इलाके में आपको सबसे अधिक जनसंख्या भी देखने को मिलेगी। अच्छा, अवध कहां पर है? तो एक बार मैप में भी हम देख लेते हैं। अगर हम मैप में इस चीज को देखें तो अवध हमें देखने को मिलता है, ये अवध है आपका, ये, ठीक है, ये अवध वाला इलाका में देखने को मिलता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियां बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन नदियों ने इस इलाके की जमीन को क्या किया? इस इलाके की जमीन को उपजाऊ बना दिया, और ऊपर से यहां से एक व्यापारिक मार्ग भी गुजरता था। तो इन दोनों ही रीजनों की वजह से क्या हुआ कि जो राज्य था समृद्धशाली बन गया था, ठीक है, ये राज्य समृद्धशाली बन गया था। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सादत खान ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी, इन तीनों को एक साथ अपने हाथ में ले लिया, और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। जब एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया तो उसके बाद इसने अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया, ठीक है। अवध को एक स्वतंत्र राज्य है इसकी घोषणा कर दी, ठीक है। याद रखना, इसने भी क्या किया? अवध की दीवानी, फौजदारी और सूबेदारी, इन तीनों को अपने हाथ में ले लिया, और अवध के राजनीतिक मामले, वित्तीय मामले और सैनिक मामले, इन तीनों को अपने नियंत्रण में लेकर के इस इलाके का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया, ठीक है। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि बुरहान उल मुल्क जो है ये एक उपाधि है जो सादत खान को दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? तो अगले पॉइंट में अभी यहां पर दिया जा रहा है, एक मिनट, हाँ, अगले पॉइंट में दिया जा रहा है बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए। अब देखो, किसी भी साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेना आसान है, लेकिन उस साम्राज्य से वहां के जो पुराने शासक थे उनका नियंत्रण समाप्त करना बहुत कठिन है। जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, मान लो, ठीक है, मान लो कि आज हमारे देश पर किसी विदेशी ताकत का नियंत्रण एकदम से स्थापित हो जाए, ठीक है, तो क्या आप उसके नियंत्रण को स्वीकार करोगे? या हमारे भारत देश के जो भारत के प्रति निष्ठावान लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, क्या वो एकदम से उस विदेशी ताकत के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा यहां पर भी था। यहां पर बुरहान उल मुल्क ने क्या किया था कि अवध के ऊपर अपना नियंत्रण तो स्थापित कर लिया था, लेकिन मुगलों का प्रभाव यहां पर अभी भी देखने को मिल रहा था। मुगलों के निष्ठावान सेवक अभी भी यहां पर देखने को मिल रहे थे। तो इसने मुगलों के प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, यानी कि मुगलों के द्वारा जिन अधिकारियों को यहां पर नियुक्त किया गया था उनकी संख्या में कटौती कर दी। अभी अधिकारी कौन थे? जागीरदार, ठीक है, जागीरदार, जो जागीरों का निर्धारण किया करते थे। पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जागीर किसे कहते हैं, जागीरदार किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस ज्वाइन की हो। जिसने नहीं की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुगलों के द्वारा जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया था उन अधिकारियों की संख्या में बड़े पैमाने पर कटौती की। ऐसे अधिकारी जो मुगलों के निष्ठावान थे उनको हटा दिया, ठीक है, और उनकी जगह पर, ठीक है, उनकी जगह पर अपने निष्ठावान सेवकों को बैठाया। देखें आगे क्या कहा जा रहा है। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की। एक तो जागीरदारों को यहां से हटा दिया, जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति ही खत्म कर दी, ठीक है, जो इनके वफादार नहीं थे, और दूसरा जो बड़ी बड़ी जागीरें थी, ठीक है, उनके आकार को भी छोटा कर दिया, ठीक है। जैसे आज के टाइम पर आप हमारे भारत में देखते हो हर राज्य जिलों में बटा
हुआ है, ठीक है। और कई सारे जिले आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पहले जो ये मतलब जागीरें थी, इन जागीरों के आकार भी इसने क्या किए, छोटे छोटे कर दिए, जागीरों के आकार में कटौती कर दी और रिक्त स्थान पर अपने निष्ठावान सेवक को नियुक्त किया, ठीक है। उसने अपने राजपूत जमींदारों, सॉरी, उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। इसने क्या किया था, कई सारे राजपूत लोग थे जो जमींदार थे, तो इनके जमींदारियों को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। अनेक राजपूत जमींदारों की जमींदारियों को अपने राज्य में मिला लिया। कई सारे रुहेलखंड के अफगान शासक थे, इनकी उपजाऊ भूमि थी, तो इनकी भूमि को अपने राज्य में मिला लिया और अपने राज्य का विस्तार किया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों महाजनों पर निर्भर था। एक तो स्थानीय सेठ साहूकार और महाजन, इन दो, यानी कि अगर राज्य को ऋण लेना होता था, ठीक है, तो वो अपने ही राज्य के अंदर बैठे हुए स्थानीय सेठ साहूकार और महाजनों के पास जाता था, ठीक है, इनके ऊपर निर्भर था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। यहां पर इसने क्या किया कि व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। पहले क्या था कि मुगल शासक जो थे वो हर इलाके के राजस्व का निर्धारण करते थे, लेकिन अब इसने क्या किया, जैसे कि इसका इतने इलाके का राज्य है, ठीक है, अब इसने इसको 4, 5, 6, 8 जितने भी इलाकों में डिवाइड करना था, डिवाइड किया, ठीक है। यानी कि ये इतने सारे राजस्व क्षेत्र हो गए, 1 नंबर राजस्व क्षेत्र, दूसरा नंबर राजस्व क्षेत्र, तीसरा नंबर राजस्व क्षेत्र, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे अलग अलग राजस्व क्षेत्रों में डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद में ये कई सारे लोगों को लेकर के आए जिनको इजारेदार कहा गया, ठीक है। और इसने कहा कि जो इजारेदार सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो इस इलाके से राजस्व को वसूलेगा, ठीक है। मान लो कि कोई कहता है कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे इस पूरे इलाके में से का राजस्व वसूलने का नियंत्रण लेने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर था, ये था कि ये राजस्व को ठेके पर दे देता था कि भैया आप में इतने रुपए दे दो, ठीक है, और इस पूरे इलाके से आप राजस्व की वसूली कर सकते हो। राजस्व का ठेका उठाने लगा, ठीक है, कि आप हमारे इतने इलाके से राजस्व की वसूली करोगे और इसके लिए जो सबसे ज्यादा पैसा हमें देगा हम उसको वसूली करने का अधिकार दे देंगे, यानी कि ठेके पर राजस्व को उठाने लगा, ठीक है। अब राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता था, यानी कि जो भी इजारेदार होता था जो ये वादा करता था कि हम आपको इतने इलाके से, मतलब इतने इलाके से हम राजस्व की वसूली करेंगे और आपको इतना पैसा देंगे, और जो सबसे ज्यादा पैसा देने की का वचन देता था, ठीक है, उसको इसको यहां से राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। आगे कहा जा रहा है, स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। अब चूंकि जो राज्य था वो ये इन साहूकारों के ऊपर निर्भर था, क्योंकि इन्हीं साहूकारों से ये क्या करते थे, ऋण प्राप्त करते थे, अर्थात इनसे कर्जा लेते थे, ठीक है। तो जो स्थानीय साहूकार होते थे ये गारंटी लेते थे कि जो ये इजारेदार है, इजारेदार उसी को कहा गया जो मतलब राजस्व का ठेका लेने का काम करता था, ठीक है, कि भाई इतने इलाके से राजस्व की वसूली हम करेंगे और आपको इतना रुपया देंगे, तो जो भी इसका वादा करता था उसे इजारेदार कहा जाता था, ठीक है। और इजारेदारों को एक गारंटी के लिए साहूकार लेकर आना पड़ता था, कोई ना कोई साहूकार इन इजारेदारों की गारंटी लेता था कि ये समय आने पर जो इन्होंने वादा किया है, जो निश्चित रकम की इन्होंने बात की है, वो निश्चित रकम की भुगतान करेंगे, ठीक है। कोई ना कोई साहूकार इसकी गारंटी लेता था। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। एक तरफ तो मतलब ये था कि इजारेदारों से ये वादा लिया जाता था कि आप में इतना पैसा दोगे और इसके बदले आप इस इलाके से राजस्व की वसूली कर सकते हो, और दूसरी तरफ जो ये इजारेदार थे इनको अपने इलाके से कर का मूल्यांकन करना कि भैया हमें इस इलाके से इतना कर वसूलना है, और दूसरा उनको एकत्र करना कि हम कैसे एकत्र करेंगे वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करो, ठीक है। इन दोनों की इनको छूट दे दी जाती थी, आप जितना चाहो उतना यहां से कर वसूलो और जैसे चाहो वसूलो, इसकी पूरी छूट होती थी। यानी कि यहां पर एक तरह से कह सकते हो कि मतलब गुंडा राज चल गया था, वैसे समझो, ठीक है, गुंडा राज चल गया। जो भी इजारेदार होता था वो मनमाने तौर पर कर का मूल्यांकन करता था और वहां से कर की वसूली करता था, ठीक है। आगे बढ़ते, इस परिवर्तन के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की
राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। अब भैया प्रबंध को प्रभावित कैसे करने लगे? अब यहां पर बात की जा रही है कि जो नया परिवर्तन ये लेकर के आए, इसके फलस्वरूप जो साहूकार थे और जो महाजन लोग थे, ये दोनों ही लोग नए सामाजिक समूह, ये दोनों ही नए सामाजिक समूह थे जो राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावित करने लगे। प्रभावित करने का रीजन क्या था? क्योंकि जब भी कोई इजारेदार ठेके पर राजस्व लेने के लिए आता था, ठीक है, तो इनकी सहायता लेनी पड़ती थी। साहूकार या फिर महाजन, यही दो लोग थे जो गारंटी लेने के लिए जाते थे। अगर ये गारंटी नहीं लेते थे तो किसी भी इजारेदार को उस इलाके का ठेका नहीं दिया जाता था, ठीक है। अब अगर ठेका ही नहीं मिलेगा तो वहां से वो व्यक्ति राजस्व वसूली नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ठेका लेने के लिए किनकी आवश्यकता है? किसी न किसी साहूकार या फिर महाजन की गारंटी की। और ये गारंटी लेते थे, इसी वजह से एक नए सामाजिक समूह के रूप में उभर के सामने आए और इन्होंने राजस्व प्रणाली के प्रबंध को काफी प्रभावित भी किया, ठीक है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा पहले ये व्यवस्था ही पहले नहीं आई थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि साहूकार या फिर महाजन लोग जो थे इतने अधिक प्रभावशाली हो गए हो किसी राज्य में। इनका प्रभाव काफी बढ़ गया था, ब्याज पर पैसा देने वाले लोग थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बंगाल की, कि भैया बंगाल की स्थापना कैसे हुई और बंगाल में प्रशासन किस तरह का चला। सबसे पहली हेडिंग में यहां पर कहा जा रहा है, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात मुर्शिद कुली खां, जिसने 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल पर राज किया था, इसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, ठीक है। किसके नेतृत्व में? मुर्शिद कुली खान। इनको ही बंगाल की स्थापना करने का श्रेय जाता है, ठीक है। तो इन्होंने भी जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो विघटन के पश्चात ही बंगाल की स्थापना की, ठीक है। बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदारों के प्रतिनियुक्त थे, यानी कि आप कह सकते हो बंगाल के कर्ता धर्ता एक तरह के, ठीक है, कर्ता धर्ता थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, बंगाल का औपचारिक रूप से सूबेदारी कभी नहीं बना था, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत ही जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये कभी भी बंगाल का सूबेदार नहीं बना, लेकिन इसके बाद भी इसने सूबेदारों से जुड़ी हुई जो सत्ता थी उसको बहुत ही जल्दी अपने हाथ में ले लिया, यानी कि बंगाल की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया, ठीक है। जब इसने राजस्व पर अपना नियंत्रण जमा लिया तो इसके साथ ही साथ धीरे धीरे मुगलों के प्रभाव को यहां से कम करना शुरू कर दिया। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है, बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण किया। देखो मुगल शासक क्या करते थे, बेसिकली पहले पूरे के पूरे राज्य में जो उत्पादन होता था, ठीक है, उसका जांच करवाते थे, ठीक है, कि भैया कहां से कितना उत्पादन हमें देखने को मिलता है, और उसी के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। जहां पर ज्यादा उत्पादन होता था वहां से ज्यादा राजस्व लिया जाता था, जहां पर कम उत्पादन होता था वहां से कम लिया जाता था। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर बंगाल में क्या किया, बंगाल में मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए मुर्शिद कुली खान ने यहां के राजस्व का बहुत बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करवाया, यानी कि यहां पर राजस्व का फिर से निर्धारण किया कि भाई अब इतना नहीं, इतना राजस्व लिया जाएगा। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। यहां पर भी क्या किया गया, जमींदारों से बहुत ही शक्तिशाली तरीके से, यानी कठोरता से, ठीक है, और राजस्व को नकद, ठीक है, वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजन तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ा। कई सारे ऐसे जमींदार थे, जब यहां पर राजस्व का पुनर्निर्धारण कर दिया गया तो आई होप कि इतना राजस्व कर दिया गया होगा कि ये जमींदार चुका नहीं पा रहे होंगे। और जब जमींदार अपना राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और इनसे कठोरता से राजस्व वसूलने की प्रक्रिया चल रही थी, तब इनको अपने आके महाजनों या फिर साहूकारों से उधार लेना पड़ा, ठीक है। जैसे आज के टाइम पर बैंक्स लोन देती, पहले महाजन और साहूकार लोग ऋण अर्थात लोन दिया करते थे, तो इनसे लोन लेना पड़ा। जो राजस्व का भुगतान नहीं कर पाए, कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनको लोन नहीं मिल पाया होगा, या जो लोन लेने के बाद भी राजस्व नहीं चुका पा रहे होंगे, उन्होंने मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ी। उन्होंने अपनी जमींदारी बड़े जमींदारों को बेच दी। ऐसे अगर आप देखोगे तो जब यहां पर मुर्शिद कुली खान का नेतृत्व स्थापित हुआ, जब इनका यहां पर राज चला, ठीक है, तब हमें देखने को मिलता है कई सारे जमींदार ऐसे थे जिनकी नींव हिल करके रह गई थी, ठीक है, और कई सारे जमींदार ऐसे भी थे जिनकी जमींदारी
ही चली गई थी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। पहले बंगाल क्या था, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहां पर मुगल साम्राज्य के जो कौन थे, सूबेदार थे, वो यहां पर शासन चलाते थे। लेकिन अब जब ये एक क्षेत्रीय राज्य बन गया, एक स्वतंत्र राज्य बन गया, तब और यहां पर क्या है कि यहां के राजस्व का पुनर्निर्धारण भी किया गया, तो धीरे धीरे बंगाल की कायाकल्प बदलनी शुरू हो गई। यहां के जो जमींदार थे और जो जमींदारी थी, दोनों में बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वही अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। हमने जैसा संबंध हैदराबाद और अवध में देखा था कि राज्य और साहूकारों के बीच में से ऐसे संबंध हमें देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार के संबंध हमें यहां पर बंगाल में भी, जब अलीवर्दी खान का शासनकाल आया, जिसने 1740 से लेकर के 1756 तक यहां पर राज किया था, इसके शासनकाल में बंगाल में भी साहूकार और राज्य के बीच में संबंध हमें देखने को मिलते हैं। उसके शासनकाल में जगत सेठ, जो कि एक साहूकार घराना था, यह अत्यंत समृद्धशाली हो गया था, क्योंकि साहूकारों से ऋण लेते थे और साहूकारों को मतलब यहां पर काफी अधिक महत्व दिया गया था। हम ऑलरेडी पिछले मतलब अवध वाले में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर भी अगर हम देखें तो हमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन राज्यों के अभिलक्षणों में कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तीनों ही राज्यों की बात की जा रही है, अवध, बंगाल और हैदराबाद। इन तीनों राज्यों के अगर आप अभिलक्षणों को देखोगे, ठीक है, जो हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हैं इन तीनों राज्यों के अभिलक्षणों में, ठीक है। पहली विशेषता क्या है, तो प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए, यानी कि पहले से वो यहां पर अपना शासन चलाते थे अभिजात के रूप में, ठीक है, और उनके ही द्वारा इस राज्य को स्थापित किया गया। ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति संदेहास्पद थे, ठीक है। यद्यपि मतलब ऐसा है कि बड़े राज्य जो स्थापित किए गए हैं, तीन के तीनों, इन तीनों ही राज्यों को पुराने मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन ये जो अभिजात थे, ये प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति संदेहास्पद थे, अर्थात इस व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखते थे, जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे, ठीक है। यानी कि जो इनको मतलब एक प्रकार, जब इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, ठीक है, साम्राज्य को स्थापित करते समय यहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, ये यहां पर पहले से मौजूद थी और इनको यहां पर ऐसी ही मिली, अर्थात उत्तराधिकार के रूप में मिली, ठीक है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति ये संदेहास्पद थे। विशेषता में जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। जागीरदारी व्यवस्था हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस की है, अभी मैं फिर से आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, बेस बता देता हूं। एक मिनट, जिस व्यक्ति के पास में, जिस अभिजात के पास में जितने अधिक जात की संख्या होती थी, उसको उतनी बड़ी जागीर दी जाती थी, ठीक है। इसको जागीरदारी व्यवस्था कहा गया था, ठीक है। तो ये जो मतलब नए नए राजा बने, ये जागीरदारी व्यवस्था के प्रति अत्यंत संदेहास्पद थे, क्योंकि एक प्रकार से ये भी जागीरदारी व्यवस्था से ही निकल के आए। इन्होंने अपने मालिक को धोखा दिया, तो इनको लगा कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा जागीरदार आएगा जो हमें भी गिराएगा और गिरा करके अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित करेगा, इसलिए ये इस व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखते थे, ठीक है। दूसरे उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। मुगल जैसे कर प्राप्त करते थे, इन्होंने उस तरह से कर प्राप्त नहीं किया। हमने पिछली क्लासेस में पूरी प्रक्रिया को डिस्कस किया है कि किस तरह से कर प्राप्त करने की एक पूरी प्रक्रिया स्थापित की गई थी। इन्होंने उस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर ना रह करके तीनों राज्य, हैदराबाद, अवध और बंगाल, पहले क्या था, कर का संग्रह करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अब अधिकारियों की नियुक्ति करना बंद कर दिया गया। तीनों ही राज्य राजस्व वसूली करने के लिए इजारेदारों के साथ में ठेके करने लगे, यानी कि पूरे राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और अलग अलग क्षेत्रों को ठेके के रूप में उठा दिया कि भैया आप यहां से कर वसूलो और हमें मतलब बोली लगाओ कि कौन सबसे ज्यादा यहां से वसूल कर हमें कर देगा, जो सबसे ज्यादा रकम देगा हम उसको यहां से कर वसूलने का अधिकार दे देंगे। और इस तरह से इन्होंने ठेके पर इलाकों को देना शुरू कर दिया। इजारेदारों के साथ में ठेके की व्यवस्था को इन्होंने यहां पर अपनाया कर वसूलने के लिए। इजारेदारी की जो प्रथा थी, ये मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी पूरी तरह से, ठीक है, लेकिन 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में यह प्रथा फैल गई। तथापि यानी कि इसके बाद देहात में के उसके जो प्रभाव थे, उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं में देखने को मिलती हैं। ये एक अलग टॉपिक है जो क्लास 12 में डिटेल में हमें देखने को मिलेगा। इसके जो प्रभाव में देखने को मिले, ठीक है, देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती है। देहात अर्थात गांव वाला इलाका जो हमें देखने को मिलता है,
अगर हम देहात पर इसके प्रभाव को देखेंगे तो इसमें हमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती, अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं हो गई थी यहाँ पर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की स्थितियां फैल गई थी। अगले पॉइंट में यहाँ पर कहा जा रहा है, तीसरा विलक्षण में देखने को मिलता है, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजन तथा वणिक अर्थात व्यापारी जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। जो तीसरा हमें प्रमुख अभिलक्षण देखने को मिलता वो ये था कि राज्य, धनी महाजन और वणिक अर्थात व्यापारी, इन तीनों के बीच में अच्छे खासे संबंध बनने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। क्या कहा जा रहा है, ये साहूकार महाजन लोग जो थे, साहूकार और महाजन लोग जो थे, ये लगान वसूलने वाले जो इजारेदार लोग थे, इनको पैसा उधार में दे देते और बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो ये महाजन लोग थे, ठीक है, या फिर साहूकार लोग थे, ये लोग क्या करते थे, जो भी इजारेदार हुआ करता था, ठीक है, अब इजारेदार ठेका लेने के लिए जाएगा कि इतनी इलाके से कर वसूल सकें, ठीक है, तो ठेका लेते समय उसको कुछ तो वहां पर जमा करना पड़ेगा और ठेका लेने के बाद भी उसको रकम इकट्ठी करके वहां पर देनी पड़ेगी और रकम देने के लिए उसके पास रकम होनी चाहिए। तो वो रकम इनको जो उपलब्ध करवाते थे वो थे साहूकार, ठीक है। अब साहूकार इनको पैसा उधार देते थे कि भाई ये पैसा लेकर के जाओ और राजा को दे दो, ठीक है, और जो साहूकार होते थे वही जिम्मेदारी भी लेते थे कि ये इजारेदार रकम राजा को देगा। अब जो साहूकार होते थे वो पैसा देते थे, पैसा देने के बदले में कुछ ना कुछ लेंगे, तो बदले में प्रतिभूति जमानत या फिर बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे, ठीक है, जमीन रख लेते थे, उसके उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल करते, यानी कि जितनी जमीन होती थी, ठीक है, उस जमीन से जो ये महाजन लोग थे खुद अपने लोगों के जरिए वसूली करने का काम करते थे, कर वसूलने का काम करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी और बढ़ गई, ठीक है, धनाढ्य साहूकार और महाजन, ठीक है, इन दोनों के बीच में इन दोनों की राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई, क्योंकि यही लोग थे वो जो इजारेदारों को पैसा देते थे और इजारेदार ऊपर जाकर के राज्य को देते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। क्लास 12 में डिटेल में इसके बारे में बात की गई, बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में, ठीक है। अभी बस इतना ही यहां पर समझो। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, एक बार पढ़ लेंगे अगर आप अपने मन से तो एक बार फिर और समझ में आ जाएगा। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया जो 3 राज्य थे मुगल साम्राज्य के, वो कैसे स्थापित हुए और उनके विषय में। अब मैं यहां पर डिस्कस करना है राजपूतों की वतन जागीरी, इसके विषय में। राजपूत लोग जो थे वो भी तो बहुत बड़े पैमाने पर इनके साथ में, मतलब गुजरात और इन लोगों ने क्या किया था, राजपूत लोगों ने भी तो बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने विरोध भी किया था। अब इन दोनों के विषय में यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कई राजपूत शासकों ने मुगलों द्वारा अधिराजत्व तो स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। कई सारे राजपूत शासक ऐसे थे जिन्होंने मुगलों के अधीन रह करके उनका अधिराजत्व तो स्वीकार कर लिया, अर्थात उनके अधीन रह करके अपने राज्य का प्रशासन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। लेकिन कई सारे ऐसे भी राज्य में देखने को मिलते जिनमें मेवाड़ प्रमुख था, जिसने मुगलों को चुनौती दी थी, उनके अधीन रहकर के अपने राज्य का प्रशासन चलाना स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। कौन? महाराणा प्रताप, ठीक है। और राणा प्रताप की तो मतलब बात ही क्या है, बात ही निराली हमें देखने को मिलती, ठीक है। ये एक राजपूत शासक थे, ठीक है, इन्होंने राजपूतों का नाम रोशन किया था, ठीक है। तो इनके बारे में हमेशा याद रखना और इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार महाराणा प्रताप की जय सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, तो राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया। कई सारे दूत आए इनके पास कि भैया राजा साहब आप मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार कर लो, मुगलों को अपने राजा के रूप में मान लो, ठीक है, फिर आप जैसे चाहो वैसे अपने साम्राज्य का प्रशासन चलाओ, मुगल कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। इन्होंने कहा कि भाई पहली फुर्सत में निकलो,
पहली फुर्सत में सबको कल्टी कर दिया, भगा दिया वहां से, ठीक है, मार मार के भगाया, मार डाला, लेकिन मुगलों के अधिराजत्व को स्वीकार नहीं किया, मुगलों के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि मुगल को ये बादशाह के रूप में माने। अगर स्वीकार कर लेते तो मुगलों का एक और साम्राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता। इन्होंने ऐसा किया ही नहीं, जबकि बहुत सारे राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने पहले ही इनके अधिराजत्व को स्वीकार कर लिया था। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत थे। ये मुगल साम्राज्य की सेवा करने में लगे हुए थे। किसके साथ में? विशिष्टता के साथ में, यानी कि अपने तन मन धन से इनकी सेवा करने में लगे हुए थे। बदले में अपनी वतन जागीर, ठीक है, पर पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति इनको मिली हुई थी। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा यहां पर ये जा रहा है कि अंबर और जोधपुर, ये दो इलाके ऐसे थे जहां के जो राजघराने थे, यानी कि यहाँ के जो राज परिवार के लोग थे, वो मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ में सेवारत थे, और बदले में मुगलों ने क्या किया था, इनको अपने वतन जागीर पर पर्याप्त स्वायत्ता दे रखी थी कि अपने राज्य का प्रशासन अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है, ये अनुमति इनको दे रखी थी। अब 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी तक आते आते परिस्थितियां बदल गई। 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया। जब मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा, जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, तब इन शासकों के मन में भी ऐसा आया कि भाई अब भी हमें काम करते हैं कि अपने हाथ पांव इधर मारते हैं, ठीक है, और कई सारे इलाकों पर अपना मतलब अपने आसपास के इलाकों को तो अपने राज्य में मिला ही लें, और ऐसा करना इन्होंने शुरू भी कर दिया। जो छोटे छोटे इलाके थे उनको अपने इलाके में, अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। जोधपुर के राजा जिनका नाम था अजीत सिंह, इन्होंने मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फांस दिए, ठीक है। अच्छा, अजीत सिंह के बारे में अभी हम और पढ़ेंगे। अजीत सिंह हो गए, सवाई राजा जयसिंह हो गए, जयसिंह का नाम हमें बहुत देखने को मिलता है, ठीक है, इनके विषय में। अब आइए देखते हैं इन्होंने जब जो मुगल दरबार की गुटीय राजनीति हो रही थी, गुटीय राजनीति अर्थात गुट, अर्थात टीम वाली, ठीक है, कि भाई 2 गुट बने हुए, 3 गुट बने हुए, ठीक है, तो जो गुटी राजनीति थी टीम वाली, उसने भी अपने पैर फांस दिए, ठीक है। अगले पॉइंट में यहां पर एक मिनट, हाँ अगले पॉइंट, एक मिनट, हाँ आप अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की साझेदारी एक का दावा किया, ठीक, एक मिनट, हाँ, जो अंबर और जोधपुर के राजघराने में देखने को मिलते हैं, इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने क्या किया कि गुजरात और मालवा इन दोनों इलाकों की सूबेदारी को, ठीक है, साझेदारी के साथ में संभालने का दावा किया, ठीक है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी, और अंबर के राजा सवाई राजा जयसिंह, इनको मालवा की सूबेदारी मिल गई, ठीक है। गुजरात और मालवा इन दोनों की सूबेदारी जो थी, ठीक है, इनको साझेदारी के साथ में संभालने का इन लोगों ने एक दावा किया, ठीक है, और दोनों राजाओं ने मिलकर के एक एक राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगर हम अजीत सिंह की बात करें, जो जोधपुर के शासक थे, इन्होंने कहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया? गुजरात, ठीक है, इन्होंने गुजरात की सूबेदारी संभाल ली। और जो अंबर राजा थे, अर्थात अंबर के राजा थे सवाई राजा जयसिंह, ठीक है, इन्होंने मालवा की सूबेदारी को संभालना स्वीकार किया। इसके बाद में बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया, ठीक है। इन्होंने मुगलों के साथ में युद्ध नहीं किया, याद रखना, मुगलों के साथ अभी तक युद्ध नहीं किया। इन्होंने क्या किया? गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए, और पैर फंसाने के बाद में इन दोनों राजाओं ने गुजरात और मालवा की सूबेदारी को संभालने, या फिर कहें कि यहां पर इसकी साझेदारी का दावा किया, ठीक है, और दावा करने के बाद में 2 इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यहां की सूबेदारी हासिल कर ली। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की, ठीक है, जो पड़ोस के शाही इलाके थे, जो मुगलों के इलाके थे, अपने वतन के पास में, अपने राज्य के आसपास के इलाके में, ठीक है, वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करने, वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। जो नागौर था यह शाही इलाके में आता था, अर्थात मुगलों के नियंत्रण में था, इसको इन्होंने अपने इलाके में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर के जो राजा थे, ठीक है, अंबर के राजा जिनका नाम था जयसिंह, इन्होंने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया, अर्थात अब इन्होंने मुगलों के विरुद्ध षड्यंत्र ही रचना केवल नहीं रखा, बल्कि युद्ध करने भी शुरू कर दिए। मुगलों के इलाकों को अपने इलाकों में मिलाना धीरे धीरे शुरू कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 तक आते आते आगरा की सूबेदारी इनको दे दी गई। राजा जयसिंह 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के भी ये सूबेदार रहे थे। ठीक है, उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाने थे और भारी मात्रा में धन संपदा भी थी। अच्छा, राजा जयसिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों के लिए भी कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है, इनके हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफी फेमस राजा हमें ये देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने ये सारे कार्य किए, इनके पास सेना बहुत बड़ी थी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। 1740 के दशक में से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डाला। हाँ, ये हमें देखने को मिलता है जब 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने अपना दबाव डालना शुरू कर दिया। जो मराठों में राजपूतों के रजवा एक मिनट अभियानों में इन रजवाड़ों ने भारी दबाव डाला। एक मिनट अगर हम राजस्थान की बात करें, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहां पर राजपूतों का प्रमुख निवास स्थान देखने को हमें मिलता है। ठीक है, 1740 के दशक तक आते आते राजस्थान में मराठों ने अपना कदम रख दिया। मराठों के अभियान ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अब जब मराठों ने यहां पर अपने कदम रख दिए तो यहां पर जो राजपूत शासक थे, जिससे कि सवाई राजा जयसिंह थे, इसके अलावा अजीत सिंह थे और यहाँ के जो शासक थे, उनका अपना जो विस्तार हो रहा था, ये अपने राज्य का जो विस्तार कर रहे थे, ये विस्तार इनका रुक गया 1740 के दशक तक आते आते। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अंबर के शासक सवाई राजा जयसिंह, अंबर ने अंबर होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं, यहां पर भी हो गया। ठीक है, करेक्ट कर देंगे बाद में। तो अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, इन इलाकों में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। जंतर मंतर के नाम से विख्यात एक वेधशाला, इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अंबर के जो सवाई राजा जयसिंह थे, इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की थी। एक दिल्ली में, एक जयपुर में, एक उज्जैन में, एक मथुरा में और एक वाराणसी में। ठीक है, तो ये इनको मतलब एक कहा जाता है कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया था। ठीक है, जो कि आज के टाइम पर भी हमें देखने को मिलती है। टूरिस्ट के प्लेस के रूप में आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, और आज भी यहाँ पर कई सारे ऐसे उपकरण हमें देखने को मिलते हैं जो खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यहां पर आजादी हासिल करना। एक मिनट, हम ऊपर की ओर चलते हैं थोड़ा सा। यहां पर अब यहां पर देखो, हमने देखा था कि जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो विघटन के बाद में 3 पारस्परिक समूह हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य का पतन किया था। एक हमें देखने को मिलता है अवध, बंगाल और हैदराबाद वाला। ठीक है, दूसरा मिलता है राजपूतों के प्रदेश। हमने दोनों के विषय में डिस्कस कर लिया। ठीक है, पहले अवध, बंगाल और हैदराबाद को और फिर राजपूतों के प्रदेश को। अब हमें यहां पर बात करनी है तीसरे अर्थात मराठा, सिख और जाटों के राज्य के विषय में कि किस तरह से इन्होंने लगातार सशस्त्र संघर्ष के बाद में मुगलों से अपनी स्वतंत्रता को छीना था। ठीक है, और मराठों का तो इतिहास में ऐसे देखने को मिलता है कि मराठों ने भारत के बहुत बड़े इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, तो हमें यहां पर सबसे पहले बात करनी है सिखों की कि सिख लोगों ने किस तरह से मुगलों के विरुद्ध अपने आंदोलन चलाए या फिर कहें कि युद्ध किए और कैसे क्या यहां पर रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। अच्छा, हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिखों को राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित कैसे किया गया, कैसे ये राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हुए। अगर आपने पिछली क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो प्लीज जाकर के देख लेना, क्योंकि ये हमने बहुत ही डिटेल में बड़ा टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, अब जब ये राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हुए तो इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य का निर्माण होने लगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगलों के खिलाफ, मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। देखो, खालसा पंथ की स्थापना कैसे की गई, ठीक है, कब की गई थी, खालसा पंथ क्या है, ये ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में इसके विषय में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी बस यहां पर जो डिटेल दी जा रही है उसके बारे में समझते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना
स्थापना सन 1699 में की, तो इससे पहले और बाद में भी इन्होंने राजपूतों और मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़ करके अपने शासन को सार्वभौम बताया। देखो हुआ क्या यहां पर कि सबसे पहले जो सिख थे उन्होंने एक राजनीतिक समुदाय के रूप में अपने आप को संगठित किया। जब राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हुए तो इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य को का निर्माण होने लगा। ठीक है, अब जब पंजाब एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में निर्मित होने लगा, ठीक है, स्वतंत्र राज्य के रूप में निर्मित होने लगा, तो इससे क्या है कि राजपूत और मुगलों के साथ में सिखों के कई सारे टकराव हुए। जब खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 में, उससे पहले भी गुरु गोविंद सिंह के मुगलों और राजपूतों के साथ में टकराव हुए और उसके बाद में भी हुए। सन 1708 तक आते आते गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती। जब इनकी मृत्यु होती है तो बंदा बहादुर ने खालसा पंथ का नेतृत्व किया। ठीक है, और खालसा पंथ का नेतृत्व करते करते मुगल सत्ता के खिलाफ कई सारे विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। अर्थात इन्होंने क्या किया, बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह इन तीनों के नाम से सिक्के बनवाए। जैसे आज के टाइम पर हम नोट बनवाते हैं उसमें हमने गांधी जी का चित्र लगा रखा है, इसी तरह से इन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर ने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह इन दोनों के नाम के सिक्के बनवाए और उन सिक्कों के माध्यम से अपने शासन को सार्वभौम अर्थात मतलब सभी जगह मान्य, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में, एक मिनट, हाँ, सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की। अच्छा, इन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना जहां पर की थी वो सतलुज और यमुना नदी के बीच का इलाका था। एक बार मैप में देख लेते हैं कौन सा इलाका में देखने को मिलता है, अच्छे ढंग से समझते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक हमें मिलता है सतलुज और दूसरा यमुना। यमुना नदी ये आपकी आ रही है और सतलुज ये जा रही है, इसके बीच का इलाका ये वाला। ठीक है, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हमें इलाका जो आज के टाइम पर पंजाब देखने को मिलता है, ठीक है, उसी इलाके में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात अपने साम्राज्य को जो घोषित किया वो इसी इलाके को किया। ठीक है, प्रशासन की यहीं पर अपने स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में इसे मार दिया गया, मुगलों के द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में, अर्थात कह सकते हैं एक तरह से ग्रुप बनाए इन्होंने। ठीक है, इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाए। पहले केवल खालसा पंथ था, लेकिन अब दल खालसा का यहां पर गठन किया गया। दल अर्थात ग्रुप, एक जत्थे हो गए, एक मिसल हो गए, इनके अर्थ क्या होंगे कमेंट बॉक्स में बताना आप। ठीक है, तो जत्थों और मिसलों में अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे जत्थे और मिसल का अर्थ क्या होता है। एक प्रकार से आप गुप्त समझ सकते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो इनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाई। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्व पर अमृतसर में मिलते थे। ठीक है, जो ये दल खालसा के लोग थे ये क्या करते थे, बैसाखी के अवसर पर और दीपावली के अवसर पर अमृतसर में जाकर के मिलते थे और बैठक करते थे। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता अर्थात गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी। अब जो राखी व्यवस्था थी ये आज के टाइम की जैसी कुछ आप कह सकते हो, लेकिन ये बहनों से रिलेटेड नहीं थी। इसके अंतर्गत क्या था, किसानों से उनकी उपज का 20% लिया जाता था और इसके बदले उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, किसानों से ये कितना ले लेते थे, 20%, और मुगल कितना ले देते, 50%। आप देख सकते हो कितना अंतर देखने को मिल रहा है। तो सिख हमेशा से बहुत अच्छे रहे। ठीक है, और सिखों ने यहां पर भी एक अच्छा बनने का मतलब प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा अपने पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और बाद में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका जो संगठन था वो सुनियोजित था, आप कह सकते हो एक प्रकार से अनुशासित था। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि भैया इनके मतलब पूरे के पूरे संगठन में डिसिप्लिन बहुत अच्छी तरीके से था। ठीक है, और प्लान के साथ में चलते थे। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों और फिर अहमद शाह अब्दाली इन दोनों के खिलाफ विरोध प्रकट कर सका। खालसा ने सन 1765 में अपना सिक्का गढ़ करके सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी। ठीक है, अर्थात सभी जगह स्वीकार्य, सार्वभौम अर्थात सभी द्वारा सभी जगह स्वीकार्य शासन। ठीक है, ऐसे शासन होने की घोषणा कर दी। यह महत्वपूर्ण है
कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेश में किए गए थे। हाँ, मतलब जो सिक्के इन्होंने बनवाए थे, ठीक है, उन सिक्कों के ऊपर उन्हीं शब्दों को बनवाया जो बंदा बहादुर के समय बाबा गुरु नानक और बाबा गुरु नानक और दूसरे गोविंद सिंह, ठीक है, इन दोनों के नाम वाले सिक्के जो जैसे इन्होंने बनवाए थे, इसी तरह की इन्होंने भी अपने सिक्के सिक्के गढ़वाए, सिक्के बनवाए और इसके माध्यम से अपने शासन को सार्वभौम शासन बता दिया, ठीक है, अर्थात सभी जगह पर मान्य। आगे बढ़ते हैं, सभी के द्वारा मान्य। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी के आरंभिक भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, ठीक है। अगर 18वीं शताब्दी के अंतिम वंश भाग की बात की जाए, यानी कि सन 1700 से 1800 के बीच में, 1800 तक आते आते, ठीक है, तो 1800 तक आते आते जो आपको ये मतलब सिखों के इलाके देखने को मिलते थे, ये सिंधु से लेकर यमुना तक फैले हुए थे। अब अभी हमने यहाँ पर देखा था कि इससे पहले जब इन्होंने अपने प्रशासन को स्थापित किया था, ठीक है, तब इनका इलाका कहां से था, सतलुज थे और सिंधु नदी है, तो यहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इतना इलाके में इनका हमें साम्राज्य देखने को मिलता था। यमुना इधर है और सिंधु उधर, सबसे उधर, ठीक है। इरेज कर देता हूं, एक बार आप देख लो, ठीक है। ये सिंधु नदी आपको देखने मिल रही और ये आपको यमुना नदी की तरफ, ये यमुना नदी, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक इनके साम्राज्य का विस्तार 18वीं सदी के अंत तक आते आते हो चुका था, ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने साम्राज्य का बड़े पैमाने पर विस्तार किया। आगे कहा जा रहा है हाँ, यद्यपि वे ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, यानी कि जो मुगल सॉरी ये जो सिख पूरा का पूरा मतलब साम्राज्य था सिखों का, ठीक है, ये जो यमुना से लेकर सिंधु तक फैल गया था, ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, ठीक है। जो यहाँ पर हमने जत्थों और मिसलों की बात की है ना, तो ये अलग अलग शासक थे, अलग अलग आप कह सकते हो टीम थी, ठीक है। तो जत्थों और मिसलों में बटे हुए थे, अर्थात विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। किसको, लाहौर को, जो आज के टाइम पर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इनके विषय में यहां पर इतना ही बताया जा रहा है। क्लास 12 के एनसीईआरटी में डिटेल में इनके विषय में बात की गई, तो वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमें मिलता है मराठों का। तो सिखों के विषय हमने देख लिया कि सिखों ने लगातार मुगलों के साथ में युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में कैसे अपने पहले शासन को स्थापित किया, फिर उसे सार्वभौम शासन का दर्जा दिया और फिर लाहौर तक अपने शासन का विस्तार किया। अब हमें यहां पर बात करनी है किसकी, मराठों की, ठीक है, कि मराठों ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। अच्छा, हमारे जो शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, इनके विषय में कई सारी मूवियां हमें देखने को मिलती, बहुत सोशल मीडिया पर बात होती है। तो अगर इनके रियल चित्र की बात की जाए कि रियल इमेज इनकी कौन सी है, तो ये जो इमेज आप यहां पर देख रहे हो, तो ये इनकी रियल इमेज है। ब्रिटिश संग्रहालय में से शिवाजी की असली इमेज है, यही है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। इसी तरह से दिखते थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है, देख लो इनको अच्छे ढंग से। आगे बढ़ते हैं। अब मराठों के संबंध में पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई थी। देखो, दक्कन में अगर हम बात करें तो शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों के साथ में बड़े पैमाने पर युद्ध किया गया था, ठीक है। मराठों और मुगलों के बीच में दक्कन में बड़े पैमाने पर युद्ध हुए थे और शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ था दक्कन में, ठीक है, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। शिवाजी का जन्म सन 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। इनके पिताजी कौन थे, शाहजी, और माताजी कौन थी, जीजाबाई। दोनों का नाम याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते, अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पद पर निकल पड़े। ये बहुत ही कम उम्र में विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े थे। 1630 में इनका जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है, और ये बहुत कम उम्र में ही विजय पद पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा होगा यहाँ पर, मालवा होगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तीसरी टाइपिंग मिस्टेक है आज के इस वीडियो में, वैसे नहीं रहती बट हो गई यहाँ पर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया। कम उम्र में ही ये मुखिया बन गए थे, ठीक है, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त कर दिया। क्या कहा जा रहा है, समझो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके माता और अभिभावक, ठीक है, इनकी जो मतलब बचपन में इनको शिक्षा दी गई उसमें इनकी माता का
एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। और इनके अभिभावक अर्थात दादा कोंडदेव, इन दोनों के निर्देशन में, ठीक है, शिवाजी कम उम्र में ही विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े, युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े और इन्होंने जावली पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो मालवा पठारों का अविवादित मुखिया इनको बना दिया गया। इससे हुआ क्या कि उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त हो गया, अर्थात रास्ता खाली हो गया। ठीक है, अर्थात ये अपने आसपास के इलाकों में अपने साम्राज्य का विस्तार करना इन्होंने शुरू कर दिया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। ठीक है, इन्होंने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बीजापुर में जो युद्ध किया, ठीक है, इससे ही इनके जो ये जो कारनामे रहे थे, इससे इन्हें क्या किया, एक मतलब विख्यात, यानी कि जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो पॉपुलर, ठीक है, तो पॉपुलर व्यक्ति बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। अब जो गुरिल्ला युद्ध कला है ये बहुत ही विशिष्ट युद्ध कला है। यहां पर क्या है कि हमारे यहाँ के शासकों ने क्या किया कि जो यहाँ के राजा थे, ठीक है, जैसे जो मुगल शासक थे, मुगल शासकों के साथ में आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, कहते थे कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ में आओ, हम पूरी ताकत के साथ में आएंगे और ईमानदारी से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन मुगल क्या करते थे, पीठ में छुरा मारते थे। यहां पर शिवाजी ने ऐसा ही किया। ठीक है, शिवाजी ने इनकी भाषा में इनको जवाब देना शुरू कर दिया। कैसे दिया जवाब, उसको देखो। ठीक है, तो मराठा राज एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि मराठा राज एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। ये लगातार हाथ पांव मारकर विरोध करके उत्पन्न हुए थे, तो इनको मतलब युद्ध कला सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ये हर चीज को जानते थे कि कैसे हमें कहां से जीतना है। ठीक है, शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार जिसे देशमुख कहा जाता था, इनकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। किसकी सहायता से, देशमुखों की सहायता से स्थायी राज्य की स्थापना की। ठीक है, याद रखना ये एक योद्धा परिवार था। कौन सा, देशमुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यंत शक्तिशाली कृषक पशुचारक, जिनको कुनबी उस समय कहा जाता था, ठीक है, इन्होंने मराठों की सेना के मुख्य आधार बने। अर्थात मराठों की सेना के मुख्य आधार कौन थे, अर्थात मुख्य सैनिक कौन थे, तो वो आपके थे कृषक और पशुपालक। कृषक पशुपालक जिनको कुनबी कहा जाता, पशुपालक अर्थात जानवर चराने वाले और कृषक अर्थात खेती करने वाले। ठीक है, ये मराठों की सेना के मुख्य आधार बने। शिवाजी ने प्रायद्वीप में अब मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। दो तीन पॉइंट हैं यहां पर जिनको आपको समझना है और याद रखना है। सबसे पहला ये कि जो आपको मराठा राज्य देखने को मिलता है, ठीक है, ये लगातार मुगलों का विरोध करके उत्पन्न हुआ था। अब मराठा राज्य की जो सेना थी, इसमें आपको क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार अर्थात सरदेशमुख की सहायता ली थी और इनकी सहायता से अपने राज्य को स्थापित किया था। इनकी जो सेना थी उसमें आपको कृषक और पशुपालक बड़े पैमाने पर देखने को मिलते थे और ये शक्तिशाली थे, अत्यंत गतिशील कृषक और पशुपालक लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए एक सैन्य बल का प्रयोग किया, इसी सैन्य बल का प्रयोग किया था। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ, एक परिवार के हाथ में रही। एक मिनट यहां पर हमें देखने को मिलता है कि मराठा राज्य की जो स्थापना की गई थी वो शिवाजी के द्वारा की गई। ठीक है, किसकी सहायता से, तो शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार था एक जिसका नाम था सरदेशमुख, ठीक है, इनकी सहायता से अपने राज्य की स्थापना की। लेकिन जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जो रहे वो है चित्पावन ब्राह्मण। ठीक है, चित्पावन ब्राह्मण, इनके एक परिवार के हाथ में मराठा साम्राज्य की शक्ति चली गई। अर्थात अब मराठाओं के साम्राज्य को हैंडल करने या फिर मराठा के साम्राज्य को संभालने का जो काम था वो ब्राह्मणों के हाथ में चला गया। ठीक है, ये एक प्रभावशाली शक्ति थी चित्पावन ब्राह्मणों की, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। ठीक है, ये क्या है कि जब शिवाजी के उत्तराधिकारी आगे राजा बने, ठीक है, तो उनके ये इन्होंने डायरेक्ट मतलब प्रशासन को नहीं संभाला, ये राजा नहीं बने। ठीक है, चित्पावन ब्राह्मणों का जो परिवार था ये राजा नहीं बने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री या फिर पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं दी। ठीक है, जो भी उत्तराधिकारी बनता था, अगला शासक बनता था, वो साम्राज्य का विस्तार करता था, साम्राज्य का प्रशासन चलाता था और उनके प्रशासन में मदद करने के लिए एक पेशवा होता जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, अब पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। पुणे को इन्होंने अपने राज्य की राजधानी बना। अच्छा, एक काम करते, देखते मैप में पुणे दिया गया, मुझे तो इसकी थोड़ा सा आइडिया कम है बट कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा।
मैप में देखते हैं पुणे कहाँ पर है। पुणे, हाँ दिया गया दिया गया, ये आपको पुणे देखने को मिलता। तो ये मराठा राज्य की आगे चल करके राजधानी बन गया था और इस इलाके में मराठाओं का नियंत्रण स्थापित किया। हैदराबाद की बात करें तो ये आपको हैदराबाद देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि धीरे धीरे दोनों इलाके एक दूसरे से अलग ही हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते, एक मिनट, काफी लंबा टॉपिक हो चुका है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, पेशवा की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। यहाँ पर अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, इसका विस्तार भी किया और धीरे धीरे इनके जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में मराठा राज्य की जो प्रभावी शक्ति रही अर्थात तो मूल नियंत्रण रहा, वो चित्पावन ब्राह्मणों के हाथों में रहा। ये पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन शिवाजी के मृत्यु के बाद में इनके उत्तराधिकारी, ठीक है, यहां पर राजा बनते रहे। ठीक है, इनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में सेवाएं देते रहे। हाँ, इनके उत्तराधिकारी यहां पर अगले अगले राजा बनते रहे, लेकिन पेशवा के रूप में यहां पर चित्पावन ब्राह्मणों के हाथों में असली शक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, फिर पुणे इनकी राज्य की राजधानी बन जाती है। पेशवा की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया, यानी कि एक अत्यंत सफल सेना का विकास किया। मुगल साम्राज्य की सत्ता को भी क्षति पहुंचाया। पेशवाओं की सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलेबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकल जाते। इन्होंने देखा कि भाई यहां पर मुगलों की शक्ति अधिक है, तो यहां पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, देखा कि कहां पर मुगल कमजोर पड़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने देखा कि शहरों और कस्बों पर हमला बोला जाए, जहां पर आम जनता होती थी। ठीक है, और यहां पर मुगल जो हैं ये खुले तौर पर लड़ाई लड़ नहीं सकते थे, और ऐसे में इन इलाकों में मुगलों को हरा करके यहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। तो क्या कहा जा रहा है, पेशवाओं की सफलता का रहस्य क्या था कि मुगलों से किले बंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाके में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद और कुमक अर्थात अतिरिक्त सैन्य सहायता आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके। अन्य शासकों ने क्या कहा, तुम भी अपनी पूरी ताकत से आ जाओ, हम भी पूरी ताकत से आते हैं और फिर युद्ध करते हैं, और मुगल लोग इनकी ताकत को पहुंचने ही नहीं देते थे। ठीक है, मुगल लोग जिस रणनीति से युद्ध करते थे, इन्होंने उनकी रणनीति को पकड़ लिया और भाई उनकी रणनीति को उन्हीं के खिलाफ यूज किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो पीठ पर वार करेंगे, उनका हम भी करेंगे। ठीक है, तुम ही करोगे केवल क्या। ठीक है, तो वही हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो वही यहां पर हुआ, जैसे कि भाई इस इलाके पर मुगलों की ताकत जाना है, चुपचाप यहां से निकल गए, देखा यहां पर कम है। ठीक है, तो यहां पर अटैक किया। ठीक है, और अटैक करते समय जिस मैदानी इलाके में, ऐसे मैदान में इनसे मुठभेड़ लेते थे जहां पर रसद और कुमक, ना तो शस्त्र आने देंगे हथियार और ना ही अतिरिक्त सैनिकों को पहुंचने देंगे। ठीक है, इन दोनों को जहां पर रोक सके वहां पर इनसे युद्ध लेते कि भाई जितनी ताकत तुम्हारे पास है उतनी ताकत से तुम लड़ाई लड़ो, जितनी हमारे पास उतनी ताकत से हम लड़ाई लड़ेंगे, और युद्ध जीतते थे। ठीक है, अगले पॉइंट में 1720 से लेकर 61 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत बड़े इलाके पर विस्तार किया। ठीक है, इतना विस्तार किया कि भारत के बहुत बड़े इलाके पर मराठाओं का नियंत्रण हमें देखने को मिलता है इस बीच में। ठीक है, मैप नहीं दिया गया था वरना मैं यहां पर दे देता, बस इतना बताया गया था कि बहुत बड़े इलाके पर अपना इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। उसने सने सने सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई, यानी धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाते गए, उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाते गए। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। ठीक है, जो यहाँ पर मुगलों ने किनको राजपूतों को दे रखी थी, राजपूतों को हैंडल करने का काम दिया था। ठीक है, तो इन्होंने उनसे छीन लिया। ठीक है, ये अब मराठों के राज्य में शामिल हो गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई, यानी पूरे दक्कन के अधिपति के रूप में मराठा नरेश को यहां पर मान्यता दे दी गई। कब, 1730 तक आते आते दक्कन का मराठा नरेश दशक तक मराठा नरेश को, यानी मराठा के जो प्रमुख शासक थे उनको, ठीक है, समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति यानी कि शासक के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथा और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगलों की तरह मतलब युद्ध लड़के और मुगलों की तरह साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रहे। मुगल क्या करते थे, जहां कहीं भी नियंत्रण स्थापित करते थे वहां पर उस शासक जो यहां पर पहले से शासन कर रहा था उसकी सत्ता को पूर्ण रूप से खत्म करते थे। ठीक है, और खत्म करने के बाद में अपने
लोगों को बिठाते थे, ठीक है, और अपने लोगों को बिठाने के बाद में फिर वहां पर अपने हिसाब से शासन करते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने लोगों के द्वारा मतलब लोगों को अपना शासन स्वीकार करवाया, ठीक है। इन्होंने अपने लोगों को वहां पर मतलब बड़े पैमाने पर, ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि इन्होंने साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया, और नियंत्रण स्थापित करने के बाद में वहां से उन लोगों को हटा करके अपने भरोसेमंद लोगों को बिठाया। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जब यहां पर समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता ले ली, तो मान्यता लेने के बाद में चौथा और सरदेशमुखी, ये दो प्रकार के कर हमें देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर अक्सर प्रश्न आ जाता है। तो ये कर वसूलने का अधिकार भी इनको मिल गया। चौथा कर जो था, ये जमींदारों द्वारा वसूली जाने वाली भू राजस्व का 25% होता है, कि जमींदार जितना भी भू राजस्व वसूलेंगे उसका 25% मराठों के पास में जाएगा, ठीक है। दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे, ठीक है। इसके अलावा सरदेशमुखी कर जो था, ये दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10%, 9 से 10% था। क्या कहा जा रहा है, सरदेशमुखी कर जो था दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रह करता, यानी कि जो मेन व्यक्ति था जो राजस्व का संग्रह किया करता था, उसको दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10%, यानी कि जो संपूर्ण राजस्व का संग्रह करेगा वो अपने राजस्व का 9 से 10% मराठों को देगा, ठीक है। इन दोनों करों को वसूलने का अधिकार अब किसका हो गया, यहां पर मराठों का। लेकिन मराठों ने यहां पर इन पदों का पुनर्निर्धारण नहीं किया, यहां की व्यवस्था को नहीं बदला, इन राजाओं को हटाकर अपने कठपुतली लोगों को नहीं बिठाया। अगर यहां पर ऐसा कर लेते तो आगे तक इनकी सत्ता बनी रहती। अब आगे देखो क्या हुआ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1773 पर में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। इन्होंने 1737 में, ठीक है, 1737 में दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और जब दिल्ली के ऊपर अटैक किया तो इनके साम्राज्य की सीमाएं बढ़ने लगी, ठीक है। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। यानी कि लगभग भारत के बहुत बड़े इलाकों में इनके साम्राज्य का विस्तार हो गया। एक तरफ हमने देख लिया सिखों का विस्तार हो चुका था, राजपूत लोग भी राजस्थान में अपना मतलब किसी तरह से गुजारा कर रहे थे, इन्होंने राजस्थान में भी अपने साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। उत्तर राजस्थान में भी इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया गया, पंजाब में भी स्वीकार कर लिया गया, जो सिख थे उन्होंने भी स्वीकार किया। पूर्व में बंगाल, ठीक है, बंगाल यहां पर भी इनकी सत्ता स्वीकार कर ली गई। उड़ीसा, ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलुगु प्रदेश, इन सभी इलाकों में इनकी सत्ता स्वीकार कर ली गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन सभी क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया, ठीक है, बल्कि क्या किया, आगे कहा गया कि मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। इन्होंने क्या किया कि भाई उनसे भेंट की रकम लेने लगे। भाई मतलब यही तो इन्होंने गलती की, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि उन सभी को मतलब अपने आगे झुकाया, और झुकाने के बाद में उनको अपने राज्य का प्रशासन संभालने का मौका दे दिया। उनका अपने अच्छाई दिखाते हुए उनको उनके राज्य पर शासन करने का अधिकार दिया, और उनसे कहा कि भाई आप में भेंट के रूप में रकम दो, ठीक है, अर्थात पैसा दो गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इनको रकम ले ली, ठीक है, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। साम्राज्य के इस विस्तार से मराठों को संसाधन का भंडार तो मिल गया, इससे इनको संसाधन का भंडार मिला, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़। अगर ये इन्होंने जिन जिन इलाकों पे अपना नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है, उन सभी इलाकों में अपने कठपुतली राजाओं बैठाते, ठीक है, अपने भरोसेमंद राजाओं को बिठाते, ठीक है, तो यहां पर इनकी ताकत बढ़ती। लेकिन इन्होंने चूंकि वहां से केवल भेंट की रकम ले ली, ठीक है, इससे इनके संसाधनों का तो भंडार बढ़ा, लेकिन इसके लिए इनको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत, मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक उनके खिलाफ हो गए थे, जिनसे इन्होंने भेंट की रकम ली, ठीक है, ये इनके खिलाफ थे। अभी एक बात बताओ, अगर आपने किसी को हरा दिया और हारने के बाद अगर आपने उससे हारने के प्रतीक के रूप में उससे कोई मतलब चीज ले ली हो, ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति, या फिर उससे मान लो कि आपने 5 रुपए ले लिए, 10 रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति आपको मतलब आगे चल करके टक्कर देने का प्रयास नहीं करेगा, करेगा, हमेशा करेगा। यही यहां पर मराठों से गलती हुई। परिणाम क्या निकला इसका कि मराठों ने जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी तो अन्य शासकों ने इन्हें कोई सहायता नहीं दी, अन्य शासकों से इन्हें कोई सहायता नहीं मिली, अंतहीन जब कोई सहायता नहीं मिली, और जब सहायता नहीं मिली तो 1761 की पानीपत के युद्ध में इनकी हार हुई,
ठीक है। यही इनकी मतलब हार का प्रमुख रीजन था। ठीक है, यही इनकी हार का सहायता मिलती। ठीक है, तो इस युद्ध में हारते नहीं, और हारते नहीं तो यहाँ पर जो मराठा साम्राज्य था इसका हो सकता है कि ये अखंड भारत का निर्माण करके उस समय दिखा देता। ठीक है, और हो सकता है कि भाई यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का भी प्रभुत्व तो नहीं होता, अगर राजनीति इन्होंने अच्छे ढंग से चलाई होती। ये अच्छे ढंग से राजनीति चला नहीं पाए। ठीक है, अब जो भी रहा हो, ठीक है, मतलब शासक थे उसमें अपने हिसाब से चलाई होगी, लेकिन साम्राज्य को उस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाए। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अंतहीन सैन्य अभियान। अंतहीन यानी कि जिसका कभी अंत ना हो रहा हो, यानी लगातार सैनिक अभियान चलते रहते थे। तो अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी। क्या करते थे ये भाई, जब ये कहीं पर सैनिक अभियान चलाते थे, ठीक है, और सैनिक अभियान चलाने के बाद में वहां पर उस इलाके को जीत लेते थे, तो जीतने के बाद में मराठों का जो शासन था, जब इनको लगता था कि अब यहां पर हमारा शासन सुरक्षित है, उस इलाके पर नियंत्रण कर लेते थे और इनको लगता था कि यहां पर अब हमारा शासन सुरक्षित हो गया। ठीक है, तो वहां के स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कि यहाँ की परिस्थितियां कैसी हैं, उसी हिसाब से वहां से भू राजस्व की मांग करते थे। जहां पर कम मिल सकता था वहां से कम लेते थे, जहां पर ज्यादा मिल सकता था वहां पर ज्यादा लेते थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जनता उस समय की स्थितियां जो थी वो ये थी कि आपको जनता कितना भी सपोर्ट क्यों ना कर रही हो, जब तक आपके पास में सैनिक ताकत नहीं है, जब तक आपके पास संसाधन नहीं है, तब तक अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना किसी भी शासक के लिए नामुमकिन था। इन्होंने जनता का समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, जनता इनके साथ थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अलग अलग जनता का दिल जीतने के लिए इन्होंने जिन इलाकों में अपनी सत्ता को स्थापित किया, ठीक है, वहां पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कई सारे इलाकों में नहीं स्थापित किया। अगर नियंत्रण स्थापित करते, अपनी सैनिक ताकत बढ़ाते, ठीक है, तो क्या होता कि जब इन्होंने 1761 की लड़ाई लड़ी थी तो इसमें इनकी जीत होती। ठीक है, लेकिन इन्होंने जनता का दिल जीतने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, धीरे धीरे भू राजस्व की मांग करते थे, कृषि को प्रोत्साहन इन्होंने किया, व्यापार को पुनर्जीवित किया धीरे धीरे। ठीक है, जहां कहीं भी नियंत्रण स्थापित किया वहां पर कृषि को फैलाया, व्यापार को बढ़ाया। ठीक है, इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेना खड़ी करने के लिए संसाधन इनको मिले थे, और इससे इन्होंने शक्तिशाली सेना भी खड़ी कर ली थी। कहीं ना कहीं उस समय की इनकी जो नीतियां थी, कुछ नीतियां बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन अच्छाई इनके अंदर जो थी, कहते हैं ना कि भाई अच्छाई का कीड़ा कभी नहीं मरता। ठीक है, तो इनकी अच्छाई की वजह से जिन इलाकों में इन्होंने नियंत्रण अपना पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया था, ठीक है, उन इलाकों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, उन्होंने ही इनको सहायता देना से मना कर दिया, और जब मना की तभी इनकी ये हालत हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1720 के दशक में मालवा के मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्या कहा जा रहा है, 1720 के समय जब इन्होंने मालवा में अपने मराठा अभियान चलाए, ठीक है, और तो इस अभियान के बारे में बताया जा रहा है कि शहरों के विकास और समृद्धि जो हो रही थी, इसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। मालवा क्षेत्र में अवस्थित उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ठीक है, ये दोनों इलाके अपने आप आगे बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे। ये शहर मतलब किनके संरक्षण में, इंदौर होलकर के संरक्षण में और सिंधिया के संरक्षण में उज्जैन। ठीक है, दोनों फलते फूलते रहे। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। अपने एक तो बड़े थे और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य भी कर रहे थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। चंदेरी में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, तो इनको मराठों ने अपनी राजधानी पुणे में एक नया बाजार दिया। ठीक है, बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर, यानी कि बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, नीचे दक्षिण में नागपुर और पुणे से लेकर के ऊपर लखनऊ तक, ठीक है, लखनऊ हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, बहुत बड़े इलाके तक। क्या कहा, थोड़ा बारीकी समझो। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर
ही अपने व्यापार का व्यापार में संलग्न था। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था। हाँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, व्यापार चला था। लेकिन अब जब यहाँ पर क्या है कि मराठों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो मराठों का नियंत्रण स्थापित होने के बाद में अब अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को, यानी कि जिस इलाके में ये व्यापार करते थे, व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा करके दक्षिण में पुणे तक ले गए, नागपुर तक ले गए, और पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद तक ले गए। ठीक है, इतने इलाके, इनके बहुत बड़े इलाकों में इन्होंने अपना विस्तार कर लिया। अब हमें यहाँ पर बाजीराव प्रथम और जाट के विषय में पढ़ने का मिलेगा, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं बाजीराव प्रथम। ये हमें एक सरदार देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई, ठीक है, आपने देखी ना, वो बाजीराव मस्तानी है शायद, ठीक है, यही नाम है, मुझे करेक्ट ध्यान है, बाजीराव मस्तानी ही है। ठीक है, तो बाजीराव को ना एक उसमें प्रेमी योद्धा बनाकर मार डाला गया। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही वीर योद्धा थे, कभी युद्ध नहीं हारे थे, और युद्ध लड़ते लड़ते ही इन्होंने अपना जीवन बिताया था। अब इनके विषय में पढ़ते हैं। तो बाजीराव प्रथम, पहले में कहा जा रहा है बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। किनके? बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति था। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त था। विंध्य वाला इलाका जो हमें देखने को मिलता है, विंध्य वाले इलाके के पार, ठीक है, इनको साम्राज्य का मतलब विस्तार का श्रेय दिया था। मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, इसके अलावा पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने इन सभी के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए थे, और सभी अभियानों में इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, काफी मतलब प्रभावशाली शासक थे, और महान शासक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बॉलीवुड तो है, जिसको मतलब प्रेमी बना दे उसको तो मार के ही रहता है। ठीक है, तो इनको भी प्रेमी बना के इन्होंने ऐसी तैसी कर दी। जाट की अगर बात की जाए, जाटों का उसमें कैसा प्रभाव रहा था, तो जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। क्या कहा जा रहा है? देखो, जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी, यानी कि इन 200 सालों के भीतर ही अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, यानी कि स्थायी तौर पर शुद्ध तौर पर कहें कि मतलब इस सत्ता जमाने का प्रयास किया। इनके नेता थे चूड़ामन। ठीक है, तो इन्होंने अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के जो पश्चिमी इलाके में देखने को मिलते हैं, यहां पर स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होने लगा। ठीक है, दिल्ली और आगरा, इन दोनों इलाकों में इन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। ठीक है, आगरा शहर के अभिरक्षक भी ये कुछ समय के लिए बने थे। अगले पॉइंट में कहा है, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंचे। सूरजमल जो थे, ये जाटों के एक शासक बन के जाटों के नेता के रूप में आए थे। तो ये जब नेता बने, ये जब शासक बने, तो मतलब जाटों की शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। ठीक है, पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से लेकर 1763 तक के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, आधुनिक राजस्थान में आज में देखने को मिलता है भरतपुर जाट राज्य, इसको संगठित किया था। ठीक है, भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल था। ठीक है, दिल्ली के कुछ इलाके थे, हमें उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी इलाके देखने को मिलते हैं, दक्षिण के इलाके हरियाणा के थे जो इसमें देखने को मिलते हैं, और पूर्वी राजस्थान के इलाके में देखने को मिलते हैं। यानी कि इन चारों राज्यों से, चार पांचों राज्यों से उन्होंने कुछ कुछ इलाके लेकर के एक राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और वो हमें भरतपुर का जाट राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलता है, सूरजमल ने कई किले और महल भी बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला हमें देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है। इस क्षेत्र में जो किले बनवाए गए थे, उनमें सबसे मजबूत में यही भरतपुर का मजबूत किला देखने को मिलता है। इसे लोहागढ़ का किला कहा जाता है। एक मिनट, भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इसे कहा जाता है। इमेजेस आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल पर आपको देखने मिल जाएगी। बुक में जो इमेज दी गई थी वो मतलब मैं डाल भी लेता अगर यहाँ पर, तो बहुत ऐसी नहीं थी कि जिसे आप देख करके ये समझ सको कि हाँ यही किला है। और मैंने फिर गूगल पर सर्च भी की, बट मुझे ऐसी इमेज नहीं लगी जिसमें कुछ बहुत विशेष हो, ठीक है, और उसे मैं यहाँ पर रख सकूँ। किला ही तो देखना है, आप देख लो, ठीक है, गूगल पर सर्च कर लेना। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। देखो, एक बात रखना, जाट जो थे हमेशा से समृद्ध कृषक अर्थात किसान रहे हैं। ठीक है,
और इनके प्रभावी क्षेत्र में हमें पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी देखने को मिलते हैं। सूरजमल के राज में भरतपुर अर्थात जो आज के टाइम का राजस्थान है, ठीक है, ये शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, ठीक है। और 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला बोला और उसे लूटा, तो दिल्ली के कई सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में आकर के शरण ली, यानी कि कह सकते हो भरतपुर उस समय शक्तिशाली राज्य के रूप में था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तब उसके पुत्र जवाहर शाह ने 30,000 सैनिक, एक मिनट, जवाहिर शाह के पास में केवल 30,000 सैनिक थे। हाँ, कहा यह जा रहा है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था, तो नादिर शाह के बेटे के पास में, जिसका नाम था जवाहिर शाह, इसके पास केवल 30,000 सैनिक ही थे। उसने 20,000 सैनिक लिए थे किससे? मराठों से, और 15,000 सैनिक सिखों से लिए थे। और इन सब के बलबूते उसने दिल्ली के ऊपर हमला किया और दिल्ली को तबाह किया था, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला में मिलता दीघ का किला, ठीक है, जो कि मतलब इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये भरतपुर का किला में देख, एक मिनट, ये इसी इलाके में बना हुआ किला में देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में बहुत ही बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया गया था और काफी प्रसिद्ध भी हमें देखने को मिलते हैं। दीघ के किले की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनवाया गया था, यानी कि उस इलाके की जो परंपरागत शैली थी, जो जिस तरह के लोग घर बनवाते थे, उस तरह की शैली के आधार पर बनवाया गया था। वहीं दीघ में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया था। जैसे आगरा में और जैसे अंबर में बाग महलों का निर्माण करवाया गया, 4 बाग की परंपरा जो रही थी, जिसकी हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, तो इसी परंपरा के तहत एक बाग महल बनवाया था। इसमें बाग भी थे और महल भी था, ठीक है। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीघ की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि मतलब जिस वास्तुकला को पहली बार शाहजहां ने मतलब अपने इलाके में ला करके रखा था, उन्हीं मतलब वास्तुकलाओं को यहाँ पर दीघ की इमारतों में रखा गया था। कुछ चीजें हमें देखने को मिलती जो दीघ की इमारतों में रखी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये आप कह सकते हो कि हाँ ये मतलब आगरा और अंबर में स्थित इलाकों से स्थित बाग महल की परंपरा से कह सकते हो एक प्रकार से कि भाई मिलता जुलता यहाँ पर चीजें देखने मिलती है, फिर उससे इंस्पायर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर हम कई सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह देते रहते हैं, जैसे कि यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है, उसका एक पीडीएफ मेरे पास आया, तो मैंने उसे वहां पर डाल दिया, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने देखा और कई सारे लोगों की हेल्प भी हुई, ठीक है। उसमें क्या है, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर टॉपिक्स बताए गए कि इन टॉपिक्स पर प्रश्न आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देखो उसे, ठीक है। टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमारे जो स्पेशली नोट्स आते हैं इन्हीं क्लासेस के, वो ऐप पर आते हैं। हम टेलीग्राम पर भी कई सारे प्रोवाइड करते हैं, बट ऐप पर कंप्लीट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड व्हाट्सएप पर भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी हमारी आगे की क्लासेस रहती हैं, क्लासेस रिलेटेड और भी कई सारे चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। लिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप की दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी अभी तक की आई हुई क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की हमने क्लासेस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जाओ जाकर के सभी की क्लासेस को देखो, ठीक है। एंड अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स कंप्लीट ज्वाइन करना है तो ऐप को डाउनलोड करो। टेस्ट सीरीज चाहिए है तो भी ऐप को डाउनलोड करो। सभी चीजें एनसीईआरटी से रिलेटेड हमारे ऐप पर अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी आप में कर सकते हो, ठीक है। ये नोट्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करो। और हाँ, जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारी क्लासेस पहुंचाओ प्लीज, हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, ठीक है, ताकि फ्री में कम से कम क्लासेस ज्वाइन करके वो अपनी तैयारी कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।